कभी सोचा है, जब हम कीबोर्ड पर कोई भी बटन दबाते हैं तो स्क्रीन के पीछे होता क्या है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। ये एक सीक्रेट लैंग्वेज है। और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि कंप्यूटर आपस में या हमसे कोड में कैसे बात करते हैं। तो चलो सीधा डीप डाइव करते हैं। सवाल बहुत सिंपल लगता है ना कि भाई की दबाने पर असल में होता क्या है एग्जैक्टली लेकिन इसका जवाब वो हमें सीधा कंप्यूटर के दिल तक ले जाएगा, ये समझने के लिए कि वो सोचता कैसे है। यकीन मानो, हर एक क्लिक के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें एक की स्ट्रोक की पूरी जर्नी को फॉलो करना होगा, शुरू से आखिर तक। मतलब फ्रॉम द मोमेंट वी प्रेस द की टू द मोमेंट जब स्क्रीन पर कुछ दिखता है। प्रिसाइसली। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अब देखो, कंप्यूटर जितने कॉम्प्लेक्स लगते हैं ना, उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल उतना ही सिंपल है। किस तरह का प्रिंसिपल? सब कुछ शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच से। और बस ये समझ लिया तो समझो कंप्यूटर की भाषा समझने की पहली सीढ़ी चढ़ ली। इसे ऐसे सोचो, एक कंप्यूटर को सिर्फ दो ही चीजें समझ आती हैं, बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब या तो ऑन या फिर ऑफ। ओके, जैसे घर का लाइट स्विच, ऑन या ऑफ। बिल्कुल। और बस इसी ऑन को हम कहते हैं 1 और ऑफ को कहते हैं 0। कंप्यूटर की पूरी भाषा की अल्फाबेट यहीं से शुरू होती है। और इसी ऑन ऑफ मतलब 1 और 0 की दुनिया से जन्म होता है कंप्यूटर की मदर टंग का, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम? तो ये वही भाषा है जिसमें कंप्यूटर्स बात करते हैं, सिर्फ 0 और 1 में? एकदम सही। हर कमांड, हर लेटर, हर फोटो, सब कुछ इसी 0 और 1 की भाषा में ट्रांसलेट होता है। तो अब हमें अल्फाबेट तो पता चल गई है, 0 और 1। अब टाइम है इनके शब्द सीखने का। शब्द जैसे हमारी भाषा में अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली कंप्यूटर की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये जो हर एक 0 या 1 है, मतलब एक अकेला स्विच, ये कंप्यूटर की दुनिया में इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा, सबसे बेसिक टुकड़ा है। सबसे छोटा? तो इसको कुछ कहते भी होंगे? हाँ, इसे कहते हैं बिट, जो कि बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। इट्स द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे अक्षर जुड़कर शब्द बनाते हैं, वैसे ही ये बिट्स भी जुड़ते हैं। जब 4 बिट्स का ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं निबल। ओके, 4 बिट्स इज अ निबल। और 8 बिट्स का ग्रुप कहलाता है एक बाइट। और मजे की बात यह है कि ये एक अकेला बाइट इतना पावरफुल है कि कीबोर्ड का कोई भी एक कैरेक्टर जैसे ए या आर उससे रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास शब्द हैं, यानी बाइट्स। अब असली मजा आएगा इसकी ग्रामर समझने में। ग्रामर मतलब कंप्यूटर इन शब्दों को मीनिंग कैसे देता है। एग्जैक्टली। और ये सब कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में है। लेट्स गेट इनटू इट। देखो, काउंटिंग के मेनली 2 तरीके हैं। एक है पुराना नॉन पोजिशनल तरीका और दूसरा है ज्यादा पावरफुल पोजिशनल तरीका जो हम आज यूज करते हैं। नॉन पोजिशनल और पोजिशनल, इनमें फर्क क्या है? चलो यही देखते हैं। नॉन पोजिशनल सिस्टम को ऐसे समझो जैसे पत्थरों से या टैली मार्क्स लगाकर गिनती करना। अच्छा, जैसे 1 पत्थर मतलब 1, 2 पत्थर मतलब 2, चाहे वो कहीं भी रखे हों, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। एग्जैक्टली, हर निशान की वैल्यू सेम होती है। अब जरा सोचो, इस तरीके से जोड़ना या घटाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन पोजिशनल सिस्टम में एक डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। कंप्यूटिंग में 4 मेन पोजिशनल सिस्टम्स यूज होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। 4, पर हमें तो सारे नहीं समझने, राइट? नहीं, हमारी आज की मिस्ट्री के लिए हम सिर्फ 2 पर फोकस करेंगे, बाइनरी और डेसिमल। तो बाइनरी, जैसा हमने पहले भी बात की, ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। और ये बेस 2 सिस्टम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1। बिल्कुल सही, कंप्यूटर की पूरी दुनिया इसी बेस पर बनी है। और दूसरी तरफ है डेसिमल सिस्टम, जिसे हम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। अच्छा, ये बेस 10 सिस्टम है, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक मतलब 10 डिजिट्स होते हैं। प्रिसाइजली, ये हमारी गिनती की भाषा है। तो अब हम इस मिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर आ गए हैं। वो क्या है? वो सीक्रेट कोड बुक, जो हमारी इंसानी भाषा को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करती है। एक कोड बुक, इसका कोई नाम भी है?
हाँ, इस कोड बुक का नाम है ASCII। ये एक स्टैंडर्ड है जो कीबोर्ड के हर लेटर, नंबर और सिंबल को एक यूनिक नंबर देता है और फिर उस नंबर को बाइनरी में बदला जा सकता है। तो ये एक तरह का ब्रिज हुआ हमारी और कंप्यूटर की दुनिया के बीच का। एग्जैक्टली, ये एक ब्रिज है। तो चलो अब सारे पीसेस को जोड़कर देखते हैं। मान लो किसी ने R की दबाई, तो क्या होगा? ओके, तो स्टेप 1, मैंने कीबोर्ड पर R दबाया, राइट? द यूजर प्रेसेस द R की। अब आता है स्टेप 2। जैसे ही R दबता है, कीबोर्ड R के लिए ASCII कोड भेजता है सीधा कंप्यूटर के ब्रेन यानी CPU को। और वो ASCII कोड क्या है R के लिए? डेसिमल में वो है 82, और अगर उसे बाइनरी में बदलें तो वो बनता है 01010010। ये कोड प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास जाता है। और फाइनली स्टेप 3, प्रोसेसिंग के बाद CPU उस रिजल्ट को मॉनिटर पे भेजता है और फिर मॉनिटर उस बाइनरी कोड यानी 01010010 को वापस R में बदल देता है, जिसे हम स्क्रीन पर देखते हैं। एकदम सही। एंड जस्ट लाइक दैट द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। तो जो कुछ भी हमने आज सीखा उसे पक्का करने का टाइम आ गया है। मतलब क्विज टाइम। हाँ, एक छोटा सा क्विज। देखते हैं इस पूरी जर्नी से हमें क्या क्या याद रहा। चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। पहला, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझते हैं। दूसरा, बिट डेटा की सबसे छोटी यूनिट है और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। परफेक्ट। और आखिर में ASCII कोड हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो पहला सवाल, डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसी का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं 8, 0, 2 या 10। इसका जवाब डेसिमल सिस्टम के बेस में ही छिपा है। सोचो जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिट किस सिस्टम से रिलेटेड है? ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल? हिंट देता हूं, बिट का फुल फॉर्म याद करो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट पर घंटों लगा दिए, मतलब पूरी पूरी रात जाग कर मेहनत की, और जब उसे सबमिट करने का टाइम आया तो वो एकदम फ्लैट और बोरिंग सा दिख रहा है? अरे ये तो हर बार की कहानी है। इतना एफर्ट डालो और रिजल्ट मैह। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत पानी में चली गई। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे उन नॉर्मल से दिखने वाले स्कूल डॉक्स को नेक्स्ट लेवल, एकदम प्रो लेवल प्रोजेक्ट्स में बदला जाए। जरा स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट में है एक स्टैंडर्ड स्कूल रिपोर्ट, वही प्लेन वाइट बैकग्राउंड, सिंपल सा टेक्स्ट, और राइट में एक प्रो लेवल क्रिएटिव प्रोजेक्ट। फर्क तो साफ दिख रहा है ना? वाओ, राइट वाला तो एकदम कमाल का लग रहा है, कितना ज्यादा प्रोफेशनल है और सच में इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। इस पर ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है क्या? देखो, मार्क्स की गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये अटेंशन जरूर खींचेगा, और हमारा गोल भी यही है, कुछ सिंपल सी डिजाइन ट्रिक्स यूज करके अपने काम को सबसे अलग दिखाना। तो सवाल ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट क्या है? कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर? मुझे तो यही लगा था, कोई फैंसी ऐप होगा शायद। बिल्कुल नहीं। सीक्रेट हमारे डॉक्यूमेंट एडिटर के अंदर ही छिपा हुआ है। चलो इसे समझते हैं। मिलिए लेआउट टैब से। ये है अपना सीक्रेट वेपन, या ये कह लो कि अपना पर्सनल डिजाइन डैशबोर्ड। ओके, चलो जूम इन करते हैं। लेआउट टैब पर एक नजर डालो। यहाँ वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स और अरेंज ग्रुप जैसे टूल्स हैं। मैंने ये बटन्स देखे तो हैं पहले, लेकिन हमेशा इग्नोर कर देता था। और यही गलती सब करते हैं। ये सिर्फ बटन्स नहीं है दोस्त, ये पावरफुल क्रिएटिव कंट्रोल्स हैं जो लिटरली हमारी फिंगर टिप्स पर हैं। आज हम इन सबको अनलॉक करेंगे। एक शानदार प्रोजेक्ट हमेशा एक शानदार कैनवस से शुरू होता है। जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग से पहले अपना कैनवस तैयार करता है, ठीक वैसे ही हमें अपने डिजिटल पेज को तैयार करना है। सही बात है। एक प्लेन वाइट पेज थोड़ा अनइंस्पायरिंग सा हो सकता है। बिल्कुल। और ये टूल्स, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, बस इसी काम के लिए हैं। ये स्टेज सेट करते हैं। ओके, तो ये वाटरमार्क असल में है क्या? नाम से तो लगता है पानी से रिलेटेड कुछ है। नहीं, इसे ऐसे समझो जैसे ये प्रोजेक्ट पर हमारा एक सीक्रेट सिग्नेचर है। ये कंटेंट के पीछे हल्का सा टेक्स्ट या इमेज होता है जो इसे एक प्रोफेशनल ब्रांडेड लुक देता है, जैसे कॉन्फिडेंशियल या प्रोजेक्ट का नाम लिखा हो। ओह, एक स्टैम्प की तरह। कूल। और इसे अप्लाई करना तो सुपर इजी है। बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेआउट टैब पर जाओ, वाटरमार्क सिलेक्ट करो, फिर अपना टेक्स्ट, फॉन्ट और कलर डिसाइड करो, और बस ओके पर क्लिक। ये तो सच में 10 सेकंड का काम है। एग्जैक्टली।
इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सबसे अच्छी बात है कस्टमाइजेशन। यहाँ देखो, टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, यहाँ तक कि लेआउट भी डायगोनल या हॉरिजॉन्टल सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी भी, ताकि ये टेक्स्ट के ऊपर हावी ना हो जाए। बिल्कुल सही पॉइंट। देखो कैसे माई कंप्यूटर बुक लाइट रेड कलर और डायगोनल एंगल के साथ कितना प्रोफेशनल लग रहा है। ये एक अलग ही डेप्थ ऐड करता है। ठीक है, कैनवस पर पहला टच तो हो गया, अब बारी है उस पर कुछ रंग भरने की। पेज कलर टूल से प्रोजेक्ट का मूड और वाइब पल भर में बदल सकता है। मतलब प्लेन व्हाइट से छुटकारा। हाँ, एक प्लेन व्हाइट पेज को एक वाइब्रेंट थीम वाले कैनवस में बदलने का यह सबसे तेज तरीका है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे कलर्स हैं। बिल्कुल, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक पूरा कलर पैलेट है, लाइट पेस्टल से लेकर डीप बोल्ड कलर्स तक। जो भी प्रोजेक्ट की थीम से मैच करे वो चुन सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट पर प्रोजेक्ट है तो ग्रीन, स्पेस पर है तो डार्क ब्लू। मतलब संभावनाएं तो अनलिमिटेड है। इससे देखो, एक क्लिक और पूरा पेज ऑरेंज। कितना ड्रामेटिक चेंज है ना? बहुत, एकदम से एनर्जेटिक फील आ गई। पर यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा ऐसा कलर चुनो जिसके ऊपर टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जा सके। डार्क ब्लू बैकग्राउंड पर ब्लैक टेक्स्ट, गुड लक विद दैट। कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। ओके, क्विक पोल टाइम। एक बेहतर प्रोजेक्ट बैकग्राउंड क्या बनाता है? अटेंशन के लिए ब्राइट ऑरेंज, प्रोफेशनल लुक के लिए हल्का ग्रे, या फिर सी, ऑप्शन सी, एक मीम GIF। सोचो, प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में एक कैट मीम चल रहा है, ऑटोमेटिक A+। तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगी, लेकिन शायद साइंस प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। पर इससे ये पता चलता है कि बैकग्राउंड कितना जरूरी है। सही चॉइस डिजाइन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, बैकग्राउंड तो सेट हो गया, अब क्या? अब टाइम है अपने प्रोजेक्ट को फ्रेम करने का। पेज बॉर्डर बेसिकली हमारे काम के चारों तरफ एक कस्टम फ्रेम की तरह है। ओह, जैसे डॉक्यूमेंट के लिए एक फोटो फ्रेम। एग्जैक्टली, ये सब कुछ एक साथ बांध देता है और कंटेंट को एक क्लीन, पॉलिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड लुक देता है। यहाँ सेटिंग्स हैं, जहाँ स्टाइल, डॉटेड, डैश्ड, डबल लाइन, फिर कलर और थिकनेस सब कुछ चुन सकते हैं। यहाँ तक कि 8 बॉर्डर्स भी होते हैं। स्टार्स और एप्पल्स, ये तो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। और ये है फाइनल रिजल्ट। देखो, एक सिंपल सा ब्लैक बॉर्डर पेज को कितना पॉलिश्ड और इंटेंशनल फील देता है। ऐसा लगता है कि इस पर सोच समझकर काम किया गया है। ओके, अब आते हैं उस कॉमन प्रॉब्लम पे जिससे सब स्ट्रगल करते हैं, इमेजेस और टेक्स्ट को एक साथ सेट करना। उफ, ये टॉपिक शुरू भी मत करो, ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। एक इमेज डालो और पूरा टेक्स्ट इधर उधर भाग जाता है। ये एक बुरे सपने जैसा है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। और ये मुझे इससे नफरत है जब ऐसा होता है। देखो, इमेज ने टेक्स्ट के फ्लो को पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक अजीब सा गैप बन गया और सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, ये क्लासिक प्रॉब्लम है। हम सब इस सिचुएशन में फंसे हैं। ये अनप्रोफेशनल लगता है और इसे पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो इसका फिक्स क्या है? रैप टेक्स्ट टूल। रैप टेक्स्ट, इससे क्या होता है? ये बिखरे हुए इमेज लेआउट्स को ठीक करने के लिए एक मैजिक वैंड यानी जादुई छड़ी जैसा है। इससे टेक्स्ट इमेज के चारों ओर परफेक्टली फ्लो करता है, जैसे पानी एक पत्थर के चारों ओर से बहता है। ये इमेज को टेक्स्ट में तोड़-फोड़ करने की बजाय उसका हिस्सा बना देता है। और ये रहा मैजिक। देखो कितना बड़ा फर्क है। अरे वाह, ये तो कमाल का लग रहा है। अब टेक्स्ट इमेज के चारों ओर बहुत सफाई से रैप हो रहा है। एकदम मैगजीन जैसा लेआउट लग रहा है। एग्जैक्टली, क्लीन, प्रोफेशनल और पढ़ने में सुपर इजी। सिर्फ एक टूल ने पूरा लुक बदल दिया। अब एक और छोटा लेकिन पावरफुल टूल, अलाइनमेंट। मतलब लेफ्ट राइट सेंटर करना, वो तो स्पेस बार से भी हो जाता है। हाँ, वो खतरनाक स्पेस बार मेथड नहीं। अलाइनमेंट के बारे में ऐसे सोचो जैसे ये मैग्नेटिक गाइड्स हैं। ये पक्का करता है कि इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स पेज पर परफेक्टली लेफ्ट, राइट या सेंटर में चिपक जाएं। कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। और अगर थोड़ा क्रिएटिव होना है तो रोटेट टूल का इस्तेमाल करो। इमेज को घुमाना क्यों? एक सीधी सादी इमेज में हल्का सा टिल्ट एक डायनामिक, क्रिएटिव टच ऐड कर सकता है। इससे पेज कम बोरिंग और ज्यादा एंगेजिंग लगता है। ये सीधी लाइनों की मोनोटनी को तोड़ता है। यहाँ इमेज को एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेट किया जा रहा है। ये एक सिंपल सा मूव है, लेकिन इससे तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि छोटे छोटे बदलाव चलना कितना आसान है और ये लेआउट में एक अनएक्सपेक्टेड कूल एलिमेंट ऐड कर सकता है। छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। चलो, लेआउट सेट हो गया। अब बात करते हैं टेक्स्ट की।
हर हेडिंग को मैनुअली फॉर्मेट करने में फॉन्ट बदलना, साइज बदलना, बोल्ड करना काफी टाइम लग सकता है। हाँ, और अगर 10 हेडिंग्स हैं तो 10 बार सेम चीज करनी पड़ती है। बहुत थका देने वाला काम है। इसका एक शॉर्टकट है, स्टाइल्स बेसिकली लाइफ सेवर्स हैं जिनसे परफेक्टली फॉर्मेटेड टेक्स्ट मिलता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ये है स्टाइल गैलरी। बेसिकली ये हेडिंग्स, सबटाइटल्स और बाकी टेक्स्ट के लिए पहले से डिजाइन किए हुए फॉर्मेट्स हैं। बस टेक्स्ट सेलेक्ट करो, स्टाइल पर क्लिक करो और ये तुरंत अप्लाई हो जाता है। 1 मिनट, सच में 1 क्लिक में तो फॉन्ट, साइज, कलर सब एक साथ चेंज हो जाएगा। इससे तो बहुत टाइम बचेगा। बिल्कुल, इससे काम में कंसिस्टेंसी बनी रहती है और ढेर सारा टाइम भी बचता है। तो अब हमारे पास क्रिएटिव सुपर पावर्स का एक पूरा टूल किट है, वाटरमार्क से लेकर टेक्स्ट रैपिंग और स्टाइल्स तक। अब तो किसी भी बोरिंग डॉक्यूमेंट को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं। ये तो सच में सुपर पावर्स जैसा ही है। बिल्कुल, अब कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकता है जो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार हो। नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा होता है ना कि कोई असाइनमेंट बनाया हो और वो देखने में एकदम बोरिंग लग रहा हो, मतलब टेक्स्ट भी है, सारी इन्फॉर्मेशन भी है, पर वो मज़ा नहीं आ रहा। हाँ सर, बिल्कुल होता है। मेरे तो सारे स्कूल प्रोजेक्ट्स ऐसे ही दिखते हैं, एकदम प्लेन, एकदम सिंपल, देखकर लगता ही नहीं कि इतनी मेहनत की है। एग्जैक्टली। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि एक नॉर्मल से दिखने वाले डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल, एकदम शानदार लुक कैसे दिया जाए। तो तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट के अल्टीमेट ग्लो अप के लिए। अरे, ये तो बिल्कुल मेरे डॉक्यूमेंट की कॉपी लग रहा है। सिंपल सा टेक्स्ट और बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट, इसमें कुछ भी तो एक्साइटिंग नहीं है। सही पकड़े, ये है हमारा बिफोर मोमेंट, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन चिंता मत करो, जब तक हम ये सेशन खत्म करेंगे ये पूरी तरह से बदल चुका होगा। तो चलो इस ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का ग्लो अप प्लान। हम एक एक करके 6 लेवल अनलॉक करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट इफेक्ट से टाइटल्स को चमकाएंगे, फिर पैराग्राफ को एक प्रो स्टार्ट देंगे, उसके बाद डेटा को चार्ट्स में बदलना सीखेंगे और फिर आएगा टेबल मैजिक, जिसमें स्टाइल और डेटा कंट्रोल दोनों होगा। और सबसे आखिर में एक चीट शीट। ये तो बेस्ट है, मतलब जो भी सीखा उसे याद रखने के लिए एक फाइनल गाइड। लेट्स डू दिस। ठीक है, तो लेवल 1 पर चलते हैं, नेक्स्ट लेवल टेक्स्ट इफेक्ट्स। देखो, किसी भी अच्छे डॉक्यूमेंट की शुरुआत एक शानदार टाइटल से होती है। हम सीखेंगे कि फॉन्ट वर्क, जिसे कई लोग वर्ड आर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसका इस्तेमाल करके टाइटल्स को एकदम दमदार कैसे बनाया जाए। फॉन्ट वर्क, अच्छा, ये वही है ना जिससे टेक्स्ट 3D और स्टाइलिश अलग-अलग डिजाइन में दिखने लगता है? बिल्कुल। स्क्रीन पर देखो जरा, बस डबल क्लिक करके रेट्रो को माई कंप्यूटर बुक में बदल दिया। वाओ, ये तो इंस्टेंट चेंज है सर। मतलब बस एक क्लिक किया और टेक्स्ट का पूरा लुक ही बदल गया। ये तो बहुत ही कूल है। यही तो इसकी खासियत है। चलो अब ये देखते हैं कि ये करते कैसे हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, ऊपर रिबन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। ओके, इंसर्ट टैब, गॉट इट। स्टेप 2, वहीं पर इंसर्ट फॉन्ट वर्क का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और फाइनल स्टेप, एक गैलरी खुल जाएगी, उसमें से अपना पसंदीदा स्टाइल चुनो और ओके पर क्लिक कर दो और बूम, स्टाइलिश टेक्स्ट तैयार हैं। और ये देखो, ये है वो फॉन्ट वर्क गैलरी। कितने सारे ऑप्शंस हैं इसमें, मतलब हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अरे वाह, ये हल्क वाला और स्टार वॉर्स वाला स्टाइल तो एकदम जबरदस्त लग रहा है। मैं तो पक्का अपने अगले साइंस प्रोजेक्ट के टाइटल के लिए यही यूज करने वाला हूँ। ये सच में एक पूरी क्रिएटिव टूलकिट है। बहुत बढ़िया। अब हमारे टाइटल्स तो शानदार हो गए, तो फिर पैराग्राफ्स को पीछे क्यों छोड़ें? अक्सर पैराग्राफ की जो शुरुआत होती है वो थोड़ी फीकी सी लगती है। हाँ, मतलब एक नॉर्मल सा लेटर ही तो होता है, उसमें क्या खास हो सकता है भला? अरे उसमें बहुत कुछ खास हो सकता है। चलो मिलते हैं हमारे अगले प्रो मूव से, द ड्रॉप कैप। तो ये ड्रॉप कैप है क्या? देखो, ये एक स्पेशल इफेक्ट है जो पैराग्राफ के पहले अक्षर पर लगाया जाता है। इससे उसे एक बहुत ही स्टाइलिश मैगजीन जैसा लुक मिलता है। अच्छा, जैसे पुरानी कहानियों की किताबों में होता था ना, पहला अक्षर बहुत बड़ा और सजा हुआ, वैसा कुछ? बिल्कुल सही समझे, एकदम वही क्लासिक और प्रोफेशनल लुक। चलो इसका भी बिफोर और आफ्टर देखते हैं। तो ये है हमारा एक नॉर्मल सा पैराग्राफ, वंस अपॉन अ टाइम से शुरू हो रहा है, सीधा सरल। हाँ, ये तो एकदम स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं लग रहा। और अब देखो, ड्रॉप कैप लगाने के बाद ये तो कमाल का लग रहा है। सिर्फ एक लेटर को बड़ा करने से पूरे पैराग्राफ का फील ही बदल गया।
ये तो सच में किसी प्रोफेशनल किताब जैसा लग रहा है। यही तो ड्रॉप कैप का जादू है। ये देखते ही देखते डॉक्यूमेंट को एक प्रीमियम फील दे देता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि कंट्रोल पूरा अपने हाथ में होता है। इसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। जैसे इस सेटिंग्स बॉक्स में दिख रहा है, ये चुन सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स को ड्रॉप कैप बनाना है और ये भी कि वो कितनी लाइंस तक जाना चाहिए। मतलब पूरा कंट्रोल हमारा। ये तो सच में बहुत यूजफुल है। चलो अब टेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नंबर्स की दुनिया में। कभी कभी बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, जैसे किसी के मार्क्स या सर्वे के रिजल्ट्स, और उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो नंबर्स की लंबी लंबी लिस्ट देखकर तो मेरा सिर ही घूम जाता है। बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है चार्ट्स। ये बोरिंग नंबर्स को एक इंटरेस्टिंग कहानी में बदल देते हैं। तो चार्ट होता क्या है? सीधी सी बात है, ये न्यूमेरिकल डेटा का एक ग्राफिकल यानी तस्वीरों वाला रूप है। इससे डेटा को एनालाइज करना और समझना बच्चों का खेल हो जाता है। अच्छा, मतलब नंबर्स को बोरिंग टेबल में दिखाने के बजाय हम उनकी एक तरह से तस्वीर बना देते हैं। जैसे अगर मुझे साइंस प्रोजेक्ट में दिखाना हो कि कौन सा पौधा कितना बड़ा, तो मैं एक बार चार्ट बना सकता हूँ। बिल्कुल सही, तुमने एकदम परफेक्ट उदाहरण दिया। और चार्ट बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जो डेटा वाली टेबल है उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, टेबल सिलेक्ट हो गई। स्टेप 2, ऊपर इंसर्ट टैब पर जाना है। स्टेप 3, वहां चार्ट टूल पर क्लिक करना है। और आखिर में स्टेप 4, कई तरह के चार्ट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, बार, पाए, लाइन। अपनी जरूरत के हिसाब से एक चुनो और फिनिश पर क्लिक कर दो। बस इट्स दैट सिंपल। और ये देखो नतीजा, स्क्रीन पर एक तरफ डेटा टेबल है और दूसरी तरफ उसका बार चार्ट। अब बताओ, दोनों में से कौन सा समझना ज्यादा आसान है? अरे चार्ट ही तो है। इसमें तो 1 सेकंड में देखकर पता चल रहा है कि ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है और सी की सबसे कम। टेबल में तो मुझे सारे नंबर्स ध्यान से पढ़ने पड़ते। एग्जैक्टली, यही है डेटा विजुअलाइजेशन की पावर। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने डॉक्यूमेंट ग्लो अप के सबसे पावरफुल सेक्शन में, टेबल मैजिक। टेबल बनाना तो हमने पिछली क्लास में सीखा था, लेकिन अब हम इसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स देखेंगे। एडवांस्ड फीचर्स मतलब टेबल को और भी बेहतर बनाने के तरीके? हाँ, और शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर और स्टाइल से। टेबल में 2 बहुत काम की चीजें होती हैं, मर्ज और स्प्लिट। देखो, मर्ज का मतलब है 2 या ज्यादा सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बना देना, और स्प्लिट ठीक इसका उल्टा है, एक सेल को 2 या ज्यादा छोटे सेल्स में तोड़ देना। अच्छा, मतलब मर्ज करना ऐसा हुआ जैसे 2 छोटे कमरों के बीच की दीवार हटाकर एक बड़ा हॉल बना दिया, और स्प्लिट मतलब एक बड़े कमरे में दीवार डालकर 2 छोटे कमरे बना दिए। क्या बात है, इससे बेहतर एनालॉजी तो हो ही नहीं सकती थी। बिल्कुल सही समझे। अब देखो, टेबल में कोई भी बदलाव करने से पहले सही हिस्से को सिलेक्ट करना जरूरी है, और इसके लिए कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक सिंगल सेल चुन सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी रो या पूरा कॉलम, या फिर एक ही बार में पूरी टेबल भी सिलेक्ट की जा सकती है। ये तो हैंडी है, मतलब जिस हिस्से पर काम करना है बस उसी को टारगेट करो। अब बारी है टेबल मैजिक पार्ट 2 की, अपने डेटा पर कंट्रोल। सिर्फ जानकारी दिखाना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से अरेंज करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब डेटा को मैनेज करना। हाँ, जैसे डेटा को सॉर्ट करना और टेबल को अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्मेट करना। तो सबसे पहले समझते हैं सॉर्टिंग को। सॉर्टिंग का सीधा सा मतलब है डेटा को एक खास ऑर्डर में अरेंज करना। ये 2 तरह का होता है, असेंडिंग यानी ए से जेड या छोटे से बड़े नंबर की तरफ, और डिसेंडिंग यानी जेड से ए या बड़े से छोटे नंबर की तरफ। अच्छा, तो अगर मुझे क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स को रैंक करना है, सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो उसके लिए डिसेंडिंग सॉर्ट यूज होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। टॉप स्कोरर सबसे ऊपर आ जाएगा। सॉर्टिंग के अलावा भी कई यूजफुल टूल्स हैं, जैसे बीच में नई रो या कॉलम डाल सकते हैं या पुरानी हटा सकते हैं, रो की हाइट या कॉलम की विड्थ बदल सकते हैं, और सेल के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर। मतलब टेबल का पूरा लेआउट और कंटेंट हमारे कंट्रोल में है। दिस इज ट्रू टेबल मैजिक। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ड्रॉप कैप्स, चार्ट्स और टेबल मैजिक। अब इन सबको एक जगह याद रखने का टाइम है, चीट शीट का टाइम। बिल्कुल, ये है हमारी फाइनल चीट शीट, या इसे कह सकते हैं द प्रो मूव मेनू। तो चलो जल्दी से एक रिव्यू करते हैं। अगर पेज का लुक बदलना हो, जैसे वाटरमार्क या पेज बॉर्डर, तो कौन से टैब में जाएंगे? लेआउट टैब में।
और टेक्स्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट, स्टाइल या एडिटिंग के लिए? उसके लिए होम टैब। एकदम सही। और आज हमने जो भी नई और शानदार चीजें सीखी, जैसे टेबल, चार्ट्स और फॉन्ट वर्क, वो सब कहाँ मिलेंगी? इंसर्ट टैब में। मतलब कुछ भी नया डालना हो तो इंसर्ट टैब। ये तो याद रखना बहुत आसान है। तो दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट को ग्लो अप करने के सारे स्किल्स अनलॉक हो चुके हैं। हे एवरीवन और वेलकम बैक। आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस, फिर से वही बोरिंग टॉपिक। एग्जैक्टली, लेकिन आज हम उसी बोरिंग को ऑसम बनाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी स्लाइड्स को एक सीरियस ग्लो अप देकर नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। रेडी हो? लेट्स गो। सीरियसली, स्कूल की प्रेजेंटेशंस हमेशा इतनी बोरिंग क्यों होती हैं? वही डिफ़ॉल्ट वाइट बैकग्राउंड, वही सेम फॉन्ट, देखते ही नींद आने लगती है। आई नो राइट, हम सब वहां फंसे हैं। बट व्हाट इफ मैं कहूं कि इन स्लाइड्स को हम कुछ माइंड ब्लोइंग बना सकते हैं इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स? स्टिक अराउंड। तो आज का प्लान ये है। पहले हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे, फिर हम लेआउट टैब को अनलॉक करेंगे, जो बेसिकली तुम्हारी क्रिएटिविटी का कंट्रोल पैनल है। उसके बाद हम अपना मास्टर कैनवस डिजाइन करेंगे, कंटेंट को विजुअली स्ट्रक्चर करना सीखेंगे। और सेक्शन 5, मेकिंग योर स्लाइड्स मूव, एनिमेशंस, ये बेस्ट पार्ट होने वाला है। फॉर श्योर। और एंड में वीडियो और ऑडियो ऐड करके वील टेक इट टू द प्रो लेवल। मजा आने वाला है। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इन। सेक्शन 1, प्रेजेंटेशंस द नेक्स्ट लेवल। यहाँ से हम उन सारी पुरानी बोरिंग आदतों को तोड़ना शुरू करेंगे। अब तक हमने आमतौर पर क्या सीखा है? स्लाइड में टेक्स्ट कैसे डालना है, इमेज कैसे ऐड करनी है। हाँ, बेसिकली बस कॉपी पेस्ट उतना ही सिखाया है। ट्रू, बट दैट्स जस्ट द स्टार्टिंग लाइन। हम इससे बहुत आगे जाने वाले हैं, सो बकल अप। तो सोचो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर असल में है क्या? इट्स नॉट जस्ट फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस। इमेजिन करो ग्राफ्स जो जिंदा हो उठें, वीडियोस जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बना दें, और एनिमेशंस जो सबका अटेंशन ग्रैब कर लें। वाओ! तो ये बस स्लाइड्स का कलेक्शन नहीं है, इट्स मोर लाइक अ टूल टू टेल योर स्टोरी इन अ पावरफुल वे। एग्जैक्टली, चाहे क्लास में हो या आगे जाकर किसी जॉब में, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। ओके, अब असली मैजिक शुरू होता है। इस सेक्शन में वी आर अनलॉकिंग द लेआउट टैब। लेआउट टैब, ये क्या चीज है? इससे अपनी स्लाइड्स को डिजाइन करने का सीक्रेट कंट्रोल पैनल समझो। यहाँ से सारा गेम चेंज होगा। स्क्रीन पर देखो, जो एरिया हाइलाइटेड है वो है लेआउट टैब। यहाँ पर सारे बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स मिलेंगे। अच्छा, तो सारे चेंजेस यहीं से शुरू होते हैं? यप, डिफ़ॉल्ट लुक से छुटकारा पाने का ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें पता है कि टूल्स कहाँ है, तो लेट्स डिजाइन आवर मास्टर कैनवस। कैनवस जैसे कोई पेंटिंग बना रहे हैं? प्रिसाइसली। हम अपनी पूरी प्रेजेंटेशन का स्टाइल, लुक एंड फील यहीं डिफाइन करेंगे, ताकि सब कुछ कंसिस्टेंट और सुपर प्रोफेशनल दिखे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम उस बोरिंग डिफ़ॉल्ट लुक को डिच कर रहे हैं। यस, फाइनली इट्स टाइम फॉर अ प्रॉपर ग्लो अप। मैं उस प्लेन वाइट कैनवस से पक चुका हूँ। राइट? तो चलो उस प्लेन कैनवस को कुछ ऐसा बनाते हैं जो सच में पॉप करे। तो ये ग्लो अप करेंगे कैसे? स्टेप 1, स्लाइड का साइज चेंज करना। मूवीज और नेटफ्लिक्स शोज देखें, वाइड स्क्रीन फॉर्मेट में। हम अपनी प्रेजेंटेशन को भी वैसा ही मॉडर्न लुक दे सकते हैं। कूल, कैसे? सिंपल, लेआउट टैब पर जाओ, फॉर्मेट स्लाइड पर क्लिक करो। जो बॉक्स खुलेगा उसमें स्लाइड टैब सिलेक्ट करो, साइज और रेशियो को 16:9 यानी वाइड स्क्रीन में बदलो और ओके दबा दो। डन। देखो यहाँ और क्लियर दिखेगा। ये है स्लाइड प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। इस फॉर्मेट ड्रॉप डाउन में तुम 16:9 जैसा वाइड स्क्रीन रेशियो चूज कर सकते हो। ओह ओके, सो जस्ट सिलेक्ट 16:9 एंड हिट ओके। इजी है? बिल्कुल, जब सेटिंग से खुश हो बस ओके बटन प्रेस कर दो। ऑलराइट, वाइड स्क्रीन कैनवस सेट हो गया है, लेकिन अभी भी प्लेन है। लेट्स ऐड सम पर्सनैलिटी टू इट। लेट्स गो। बैकग्राउंड चेंज करना है ना? ये प्रेजेंटेशन का पूरा मूड सेट कर देगा। करेक्ट, लेट्स गिव आवर कैनवस अ न्यू बैकग्राउंड। प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेआउट टैब में फिर से फॉर्मेट स्लाइड पर क्लिक करो, बट इस बार बैकग्राउंड टैब सेलेक्ट करना। यहाँ या तो एक सॉलिड कलर चूज कर सकते हो या फिर अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। अगर अपनी खुद की फोटो या डिजाइन यूज करना है तो बस add/import पर क्लिक करो। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, ऑप्शंस हैं। लेफ्ट साइड में
कलर पिकर से एक क्लीन मिनिमलिस्टिक लुक दे सकते हो। राइट साइड में इमेज टैब से कुछ पर्सनल ऐड कर सकते हो। इमेजिन करो स्पेस पर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बैकग्राउंड में एक ऑसम नेबुला की इमेज डाल सकते हैं। वाओ, मेरी हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए मैं एक पुराना मैप यूज कर सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। और ऐड या इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ओके, तो बस अपने कंप्यूटर से इमेज फाइंड करो, सिलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो और बूम, न्यू बैकग्राउंड रेडी। एग्जैक्टली, और तुम्हारी प्रेजेंटेशन बाकियों से एकदम अलग दिखेगी। ऑसम, हमारी स्लाइड्स अब बहुत कूल लग रहे हैं, पर अब इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का टाइम है। मतलब सिर्फ गुड लुकिंग होना काफी नहीं है, कंटेंट भी आसानी से समझ आना चाहिए। बिंगो! इस सेक्शन में हम कंटेंट को विजुअली स्ट्रक्चर करना सीखेंगे। एक अच्छा लेआउट ऑडियंस को तुम्हारा मैसेज क्लियर कट समझने में हेल्प करता है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स, ये क्या होते हैं? जो क्लिक टू ऐड टाइटल वाले बॉक्सेस होते हैं वो? स्पॉट ऑन! इन्हें स्लाइड के बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेगो ब्रिक्स की तरह समझो। ये पहले से फॉर्मेट किए गए बॉक्सेस हैं जो बताते हैं कि टेक्स्ट और इमेजेस कहाँ रखनी है। किसी भी डिजाइन के लिए इन्हें समझना क्रूशियल है। तो इन लेआउट्स को बदलते कैसे हैं? इट्स सुपर सिंपल। लेआउट टैब पर जाओ, स्लाइड लेआउट टूल पर क्लिक करो और वहाँ बहुत सारे प्री मेड डिजाइन्स आ जाएंगे। हाँ, और उनमें से बस एक सिलेक्ट करना है। यू विल सी देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस। और ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। एक सिंपल टाइटल स्लाइड के लिए है, एक टेक्स्ट के साथ इमेज के लिए, या दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। अच्छा, तो हर टाइप के कंटेंट के लिए एक लेआउट है। इससे तो काम बहुत आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। सही लेआउट चूज करने से तुम्हारा कंटेंट ज्यादा क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड लगेगा। डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट। ओके टीम, हमारी स्लाइड्स प्रोफेशनल लग रही हैं, कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, पर अभी भी थोड़ी स्टैटिक है। लेट्स ऐड सम एक्शन। यस, द बेस्ट पार्ट, एनिमेशंस। अब इनमें जान डालते हैं। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन। तो एनिमेशन है क्या रियली? बेसिकली ये एक विजुअल या साउंड इफेक्ट है जो हम किसी भी चीज, टेक्स्ट, शेप, इमेज पर लगा सकते हैं ताकि वो स्लाइड पर एक कूल तरीके से मूव करे या अपीयर हो। इससे तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर सबका ध्यान खींच सकता हूँ। यू गॉट इट, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। एनिमेशन ऐड करना एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्लाइड शो टैब पर जाओ, फिर एनिमेशन टूल पर क्लिक करो जिससे साइड में एक पैनल खुल जाएगा। करेक्ट। फाइनली जिस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है उसे सिलेक्ट करो, ऐड बटन दबाओ और अपना फेवरेट इफेक्ट चुन लो। इट्स दैट सिंपल। एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन। हमने डिजाइन, लेआउट और एनिमेशन कवर कर लिया है। अब टाइम है फाइनल टच का, जिससे प्रेजेंटेशन सच में अनफॉरगेटेबल बन जाएगी। एग्जैक्टली। अब हम ऐड करेंगे वीडियो एंड ऑडियो। सोचो अपनी स्लाइड के अंदर ही एक वीडियो प्ले हो जाए, या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चले। दैट वुड बी अ टोटल गेम चेंजर। और ये करना बहुत आसान है। इंसर्ट टैब पर जाओ, मीडिया टूल पर क्लिक करो, वहां से अपनी वीडियो या ऑडियो फाइल चुनो और ओपन पर क्लिक कर दो, और बस तुम्हारी प्रेजेंटेशन अब एक डायनेमिक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बन गई है। सो नेक्स्ट टाइम इन सब टेक्निक्स को ट्राई करना और डिफॉल्ट डिजाइन को भूल जाओ। क्रिएट समथिंग दैट ट्रूली वाउज योर ऑडियंस। अब तुम्हारी बारी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रेजेंटेशन के दौरान लोगों की नजरें घड़ी पे ज्यादा और आपकी स्लाइड्स पर कम हो? मतलब सब बोर हो रहे हो? हो टोटली। लास्ट वीक क्लास में आई स्वेयर आधी जनता सो रही थी। इट्स सो ऑकवर्ड। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम बोरिंग टू ब्रिलियंट। आज हम आपकी प्रेजेंटेशन की सुपर पावर्स को अनलॉक करेंगे। Super powers. I'm in. Let's do this. ऑलराइट, लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। सेक्शन 1, आपकी स्लाइड्स बोरिंग है। आउच, थोड़ा हार्श है बट प्रोबेबली ट्रू। बट क्यों है बोरिंग? हम तो सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसमें। वही तो प्रॉब्लम है, वॉल्स ऑफ टेक्स्ट। जब स्लाइड्स पर सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स होते हैं तो ऑडियंस का ध्यान भटकना पक्का है। ब्रेन ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बजाय थकने लगता है। इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब टू मच इन्फॉर्मेशन एट वंस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल, और इसका एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है मल्टीमीडिया। तो पेश है हमारा पहला पावर अप, ऐड मीडिया। अब हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, और ये होगा ऑडियो और वीडियो की मदद से। ओके, दिस साउंड्स एक्साइटिंग। एक्सपीरियंस क्रिएट करना कैसे? ये कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसे कहते हैं मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर इसका सिंपल सा मतलब है अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियो और ऑडियो जैसे एलिमेंट्स ऐड करना। अच्छा,
तो मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि वीडियो क्लिप्स और साउंड भी। फॉर एग्जाम्पल साइंस प्रोजेक्ट में एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो डाल सकते हैं। प्रिसाइजली। या फिर किसी सीरियस पॉइंट पर जोर देने के लिए बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक। ये चीजें आपकी प्रेजेंटेशन में एकदम नई जान डाल देती हैं। और बेस्ट पार्ट, इसे करना सुपर इजी है। 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, इंसर्ट टैब पर क्लिक करो। ओके, इंसर्ट टैब, वहाँ तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। राइट, वहां आपको ढूंढना है मीडिया टूल। ये है स्टेप 2, उस पर क्लिक करो। मीडिया टूल, ठीक है, एंड देन? और बस स्टेप 3, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां से अपनी वीडियो फाइल सेलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो। दैट्स इट। बस कुछ क्लिक्स में आपकी स्टैटिक स्लाइड एक डायनामिक वीडियो में बदल जाएगी। देखो स्क्रीन पर, सॉफ्टवेयर में ये कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा इंसर्ट टैब, यहाँ है मीडिया का ऑप्शन और ये रहा ओपन बटन। वाओ, ये तो सच में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सब कुछ बिल्कुल सामने ही है। यू जस्ट नीड टू नो वेयर टू लुक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पावर अप पर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। सच कहूं, ये किसी चीट कोड से कम नहीं है। अगर आपको बहुत सारी फोटोज दिखानी है तो फोटो एल्बम टूल आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। चीट कोड? फोटो एल्बम? मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना। व्हाट डज इट डू? इमेजिन करो, आपको एक एक करके हर फोटो के लिए नई स्लाइड नहीं बनानी। सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में एक प्रोफेशनल फोटो गैलरी बन जाएगी। इंसर्ट टैब से फोटो एल्बम चुनो, अपनी फोटोज ऐड करो और बस। वेट, सीरियसली? मतलब सॉफ्टवेयर सारी स्लाइड्स खुद बना देगा? हाँ बिल्कुल। ये ना सिर्फ आपका टाइम बचाता है बल्कि सारी फोटोज को एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कंसिस्टेंट तरीके से अरेंज भी कर देता है। इट्स एन अमेजिंग टाइम सेवर। ओके, शो मी हाउ। ये देखो, ये विजुअल पूरी प्रोसेस को ब्रेक डाउन करता है। आप फोटो एल्बम टूल से शुरू करते हो, फिर ऐड बटन से फोटोज सेलेक्ट करते हो और आखिर में इंसर्ट स्लाइड्स बटन दबाते ही मैजिक! सब कुछ एक ही डायलॉग बॉक्स में, जिससे चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। तो अब स्लाइड्स तैयार हैं, फैंटास्टिक दिख रही हैं और उनमें मल्टीमीडिया भी है। नाउ इट्स शो टाइम। शो टाइम। चलो देखते हैं कि अपनी इस मेहनत को एक प्रो की तरह प्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ 3 मेन ऑप्शंस हैं। पहला, क्लासिक फ्रॉम बिगिनिंग, जिसके लिए आप F5 की दबा सकते हैं। F5, गॉट इट। लेकिन अगर मुझे बीच में से स्लाइड नंबर 10 से स्टार्ट करना हो तो? गुड क्वेश्चन। उसके लिए है फ्रॉम करंट स्लाइड। और एक और प्रो टूल है कस्टम स्लाइड शो। इससे आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी स्लाइड्स दिखानी है। अलग अलग ऑडियंस के लिए परफेक्ट है ये। और ये सारे पावरफुल ऑप्शंस आपको स्लाइड शो टैब के अंदर स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अच्छा, सब एक ही जगह। दिस विल डेफिनेटली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, पर शो को स्मूथली एंड करना भी एक आर्ट है। कोई पैनिक नहीं, बस कीबोर्ड पर एस्केप की दबा दो। एस्केप की, द अल्टीमेट एग्जिट बटन। और शो खत्म होने के बाद? जब शो खत्म हो जाए तो एक सिंपल सा माउस क्लिक या स्पेस बार प्रेस करने से आप वापस नॉर्मल व्यू में आ जाओगे। सिंपल एंड प्रोफेशनल। चलो, क्विज से पहले एक क्विक प्रो टिप रिकैप। 3 चीजें याद रखना। पहला, टेक्स्ट की दीवारों से बचो, मल्टीमीडिया यूज करके स्टोरी बताओ। दूसरा, फोटो एल्बम चीट कोड यूज करो टू सेव टाइम एंड लुक प्रोफेशनल। और तीसरा, स्लाइड शो कंट्रोल्स को मास्टर करो ताकि आप एक प्रो की तरह प्रेजेंट कर सको। ऑलराइट, अब वक्त है जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का। इसे एक फाइनल बॉस बैटल की तरह सोचो। द फाइनल बॉस? ओके, आई एम रेडी, लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन, अपनी प्रेजेंटेशन को एक नया लुक देने के लिए वो थीम वाला मैजिक बटन किस टैब में मिलता है? हिंट, ये प्रेजेंटेशन के पूरे डिजाइन और लेआउट से जुड़ा है। डिजाइन और लेआउट। आई थिंक इट्स डी, लेआउट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो आना ही चाहिए, शो को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? हमने अभी भी डिस्कस किया था। ओह, ये तो इजी है। द मैजिक की इज F5। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। जब आप कोई भी नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड लंबी होती है या चौड़ी? यानी उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? थिंक अबाउट योर टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन। राइट, स्क्रीन चौड़ी होती है तो ए, लैंडस्केप। और लास्ट क्वेश्चन, अगर एनिमेशंस की स्पीड सेट करनी हो या स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाना हो तो ये टाइमिंग कंट्रोल्स कहाँ मिलेंगे? हिंट, इट्स ऑल अबाउट हाउ एनिमेशंस बिहेव। एनिमेशन का बिहेवियर तो ये सी, एनिमेशन टैब में होना चाहिए।
बिल्कुल सही। और इन सब के पीछे का मेन गोल यही है। ये सारे टूल सिर्फ बटन्स नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी के वेपन्स हैं। ताकि हम अपनी बात को एक अट्रैक्टिव और मेमोरेबल तरीके से प्रेजेंट कर सके। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, सवाल ये है कि इन नई टूल्स और सुपर पावर्स के साथ हम दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम स्क्रैच से मतलब बिल्कुल जीरो से एक एपिक ट्रैकर बनाएंगे। सोचो, गेमिंग स्टैट्स, तुम्हारी फैंटेसी लीग के पॉइंट्स, दोस्तों के साथ ट्रिप का बजट, सब कुछ एक ही जगह पर। लेट्स डू इट। मतलब अब टाइम आ गया है स्प्रेडशीट की असली पावर को अनलॉक करने का। सीरियसली, मतलब ये प्रॉब्लम तो हर किसी की है। गेमिंग स्टैट्स एक जगह, ट्रिप का बजट किसी और ऐप में, इतने सारे बिखरे हुए नोट्स, सब कुछ ट्रैक करते करते ना दिमाग खराब हो जाता है। इट्स जस्ट सो मेसी। एग्जैक्टली। और पता है, इसका एक ही बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है, एक ऐसा टूल जो ये सब कुछ और इससे भी ज्यादा कर सकता है। और वो टूल ये है। देखो, इसे देखकर ये मत सोचना कि ये सिर्फ बक्सों और लाइनों का एक बोरिंग सा ग्रिड है। नहीं, ये एक सीक्रेट वेपन है। रुको, सीक्रेट वेपन मतलब स्प्रेडशीट। हाँ, ये वही टूल है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अरबों डॉलर्स मैनेज करने के लिए यूज करती हैं। और आज हम इससे अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलो काम पर लगते हैं। सबसे पहला स्टेप, अ वेरी फर्स्ट स्टेप, है हमारी मेन फाइल बनाना। इसे हम कहते हैं वर्कबुक। ओके, वर्कबुक मतलब ये हमारे पूरे ट्रैकर की एक तरह से डिजिटल नोटबुक हो गई, है ना? एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी। बिल्कुल यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो देखो, अगर हम बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें कि एक वर्कबुक क्या है, तो सिंपल टर्म्स में ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बनाई गई एक फाइल होती है। ओके, जस्ट अ फाइल। और इसके अंदर फिर वो वर्कशीट्स होती हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट्स। बस यही है। ओके, होल्ड ऑन। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स या वर्कशीट का संग्रह, ये सुनने में ना थोड़ा टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा है। मतलब असल में इसका क्या मतलब है, इसे समझने का कोई और आसान तरीका है क्या? हाँ, बिल्कुल है। इसे ऐसे समझो जो हमने पहले बात की थी। हमारी वर्कबुक वो है एक डिजिटल नोटबुक। अच्छा, वो नोटबुक वाला एग्जाम्पल। ओके, तो फिर उस नोटबुक के जो पन्ने हैं, पेजेस, वही है हमारी वर्कशीट्स। कितना सिंपल है ना? पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक फाइल के अंदर, मतलब हमारी एक डिजिटल नोटबुक के अंदर। चलो फिर देर किस बात की, अपनी पहली डिजिटल नोटबुक बनाते हैं। देखो, बहुत सिंपल है। बस मेन्यू बार में फाइल पर जाओ और फिर न्यू पर क्लिक कर दो। बस दैट्स इट। हाँ, बस इतना ही, और तुम्हारी एकदम खाली ब्रांड न्यू वर्कबुक तैयार है। लेकिन एक मिनट, मेन्यू में जाओ, क्लिक करो, ये थोड़ा स्लो नहीं है? कोई प्रो लेवल हैक, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या इसका? ऑफ कोर्स देयर इज। असली प्रोज हमेशा शॉर्टकट्स यूज करते हैं। अपने कीबोर्ड पर बस CTRL और N एक साथ दबाओ। बूम, नाइस। CTRL + N, गॉट इट। इससे तो काम मतलब बहुत ही तेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हमारी डिजिटल नोटबुक मतलब हमारी वर्कबुक तो तैयार है। अब जरा इसके पन्नों की बात कर लेते हैं, यानी कि वर्कशीट्स, जहां पर हमारा सारा असली डेटा रहने वाला है। करेक्ट, द हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखो, जब भी कोई नई वर्कबुक खोलते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट हमें एक वर्कशीट देता ही है, और उसका नाम होता है शीट 1। ओके, तो ये हमारे प्रोजेक्ट का कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, हमारी नोटबुक का पहला खाली पन्ना। पर ऑब्वियस सी बात है, एक पन्ने से तो काम नहीं चलेगा। और पन्ने मतलब और ज्यादा शीट्स कैसे ऐड कर सकते हैं? इसके दो बहुत ही आसान तरीके हैं। देखो, पहला तो ये है, नीचे जहां शीट का नाम लिखा है ना, उसके ठीक बगल में एक छोटा सा प्लस का निशान होगा। बस उस पर क्लिक कर दो, बूम, नई शीट आ गई। ओके, अ सिंपल प्लस बटन। और दूसरा तरीका है, किसी भी शीट के नाम पर राइट क्लिक करो और वहां से इंसर्ट शीट सिलेक्ट कर लो। अब देखो, सबसे तेज वन क्लिक सोल्यूशन तो ये छोटा सा प्लस का निशान ही है। जस्ट वन क्लिक एंड यूर डन। और मुझे लगता है राइट क्लिक वाले मेथड में शायद ज्यादा ऑप्शंस मिलते होंगे। एग्जैक्टली। अगर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो राइट क्लिक मेन्यू बेहतर है, बट टू बी ऑनेस्ट दोनों ही बहुत आसान है। अच्छा, एक बात बताओ, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये नाम तो बहुत कंफ्यूजिंग और बोरिंग है। एग्जैक्टली, और इसीलिए अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इन्हें बदलना बहुत जरूरी है।
बहुत सिंपल है, बस शीट के टैब पर राइट क्लिक करो और रीनेम सेलेक्ट करो और फिर उसे कोई मीनिंगफुल नाम दे दो, जैसे प्लेयर स्टार्ट्स या मैच शेड्यूल्स। परफेक्ट। सोचो जब तुम्हारे पास 10-15 शीट्स होंगी तब सही नाम से जानकारी ढूंढना कितना आसान हो जाएगा। ओके, तो हमारी नोटबुक तैयार, हमारे पन्ने भी तैयार। अब आते हैं असली काम पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डेटा एंट्री। इन छोटे छोटे बक्सों में इंफॉर्मेशन भरना। लेट्स गेट टू इट, आई एम रेडी। तो देखो, स्प्रेडशीट में सारा का सारा काम इस एक हाइलाइटेड बक्से के अंदर होता है। इसे कहते हैं एक्टिव सेल। अच्छा, मतलब हम जो कुछ भी कीबोर्ड पर टाइप करेंगे वो सीधा इसी बक्से में जाएगा? करेक्ट। और ये जो इसका मोटा सा बॉर्डर है ना, इसे कहते हैं सेल पॉइंटर। ये हमें बस ये दिखाता है कि अभी हम ग्रिड में कहाँ पर हैं। और हाँ, एक और छोटी सी बात याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई नई शीट खुलती है तो ये सेल पॉइंटर हमेशा A1 पर होता है, यानी एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। तो काम की शुरुआत हमेशा वहीं से होती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर एक एक सेल पर माउस से क्लिक करते रहना, ये तो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तेजी से इधर उधर मूव करने का कोई तरीका तो होगा? अरे बिल्कुल, असली प्रोफेशनल कभी माउस पर इतना डिपेंड नहीं करते। दे यूज द कीबोर्ड। सो इट्स टाइम फॉर सम कीबोर्ड नेविगेशन हैक्स। ऑलराइट, अपनी मूवमेंट स्पीड को मास्टर करने के लिए बस ये 4 कीज याद रखनी है। दाईं ओर यानी राइट साइड जाने के लिए टैब और नीचे जाने के लिए एंटर। ओके, टैब फॉर राइट, एंटर फॉर डाउन। सिंपल। और अगर वापस जाना हो तो बस शिफ्ट की को साथ में दबा दो। बाईं ओर के लिए शिफ्ट प्लस टैब और ऊपर जाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। कूल। एक बार इसकी आदत पड़ गई ना तो फिर तो इस ग्रिड पर फ्लाइंग स्पीड से काम होगा। नो मोर स्लो माउस क्लिक्स। ऑलराइट टीम, रिकैप करते हैं। हमने वर्कबुक बना ली, उसमें वर्कशीट्स जोड़ दी और थोड़ा बहुत डेटा भी डाल दिया। अब आता है शायद सबसे ज़रूरी कदम, सेविंग आ मास्टरपीस। मतलब इतनी मेहनत की है तो उसे सेव करना तो बनता है। वर्कबुक को सेव करना थैंकफुली बहुत ही आसान है। बस फाइल पर क्लिक करो, फिर सेव या सेव एज चुनो। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। उस बॉक्स में बस अपनी फाइल के लिए एक लोकेशन चुनो, उसे एक अच्छा सा नाम दो और सेव बटन दबा दो। दैट्स इट, सारा काम सेफ एंड सिक्योर। ये जो सेव वाला डायलॉग बॉक्स है ना, ये पहली बार में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। इसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ, आई गेट इट, वो लग सकता है, पर असल में ये बहुत आसान है। चलो, इसके जो मेन हिस्से हैं ना, उनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, तुम्हें बस 4 मेन चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है फाइल पाथ, मतलब फाइल सेव कहाँ होगी। दूसरा है फाइल का नाम जो तुम रखना चाहते हो। तीसरा है फाइल का प्रकार, जो कि फॉर्मेट होता है, उसे नॉर्मली छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में द बिग सेव बटन, द फाइनल क्लिक टू लॉक इट ऑल इन। ओके, सेव पर क्लिक कर दिया, पर हमें पता कैसे चलेगा कि फाइल एक्चुअली सेव हो गई है? कोई कंफर्मेशन मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कंफर्मेशन के लिए बस अपनी विंडो के एकदम टॉप पर देखो, टाइटल बार में। जैसे ही फाइल सेव होगी, वहां पर तुम्हारा दिया हुआ नाम दिखाई देने लगेगा। दैट्स योर कंफर्मेशन। तो लो, ये था तुम्हारा पहला ट्रैकर बनाने का पूरा प्रोसेस। वर्कबुक और वर्कशीट बनाना, डेटा डालना और उसे सेव करना। अब ये सब बेसिक्स तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गए हैं। पर स्प्रेडशीट में बार बार एक ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना और फिर उसे ठीक करते रहना कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जो इस सारे काम को ऑटोमेट कर दे, तो आज हम स्प्रेडशीट की वही सुपर पावर अनलॉक करने वाले हैं, जिसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस को गहराई से समझेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। देखिए, स्प्रेडशीट में हर एक बॉक्स, हर एक सेल का अपना एक यूनिक पता होता है और इसी पते को हम कहते हैं सेल एड्रेस। ये बहुत ही सिंपल है, कॉलम का लेटर और रो का नंबर, जैसे A1, B2 या फिर C3। स्प्रेडशीट में होने वाला हर एक कैलकुलेशन इसी एड्रेस पर टिका होता है। अब यहाँ एक मज़ेदार बात होती है। जैसे ही हम इस सेल एड्रेस को किसी फॉर्मूला के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये सेल रेफरेंस बन जाता है। मतलब अब ये सिर्फ एक पता नहीं है, बल्कि उस सेल के अंदर रखी वैल्यू के लिए एक पॉइंटर, एक इशारा बन गया है। चलिए, अब बात करते हैं पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रेफरेंस की, रिलेटिव रेफरेंस।
ये स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है और सच कहूं ये कमाल का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर के रेफरेंस अपनी नई जगह के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। सारा खेल पोजीशन का है। यहाँ देखिए, सेल C1 में हमारा फॉर्मूला है A1 और B1 को जोड़ने का। अब जैसे ही हम इस फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे C2 में पेस्ट करते हैं, स्प्रेडशीट इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही फॉर्मूला बदलकर A2 और B2 को जोड़ने लगती है। कमाल है ना? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्प्रेडशीट असल में सेल के पते यानी A1 या B1 को याद नहीं रखती। वो तो सेल्स के बीच के रिश्ते को याद रखती है। वो बस ये याद रखती है कि मुझे अपने बाएं तरफ के 2 सेल्स को जोड़ना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा सेल रेफरेंस फिक्स रहे। हम फॉर्मूला कहीं भी कॉपी करें, वो रेफरेंस अपनी जगह से टस से मस ना हो। यहीं पर काम आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। और किसी भी सेल रेफरेंस को लॉक करने का सीक्रेट एक छोटा सा सिंबल है, $। जी हाँ, यही $। वो चाबी है जो सेल रेफरेंस को अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज कर देती है। इसे इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। अगर हम कॉलम और रो दोनों से पहले $, लगा दें, जैसे $C, $2, तो ये हो गया कंप्लीट लॉक। अब कुछ नहीं बदलेगा। अगर सिर्फ कॉलम से पहले लगाया, जैसे $C2, तो सिर्फ कॉलम लॉक होगा, रो बदलती रहेगी। और अगर सिर्फ रो से पहले लगाया, जैसे C, $2, तो सिर्फ रो लॉक होगी, कॉलम बदलता रहेगा। इसका एक बढ़िया उदाहरण देखिए। हमने C1 में फॉर्मूला लिखा $A1 प्लस $B1, मतलब A1 और B1 को पूरी तरह लॉक कर दिया। अब जब हमने इसे C2 में कॉपी किया तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, कुछ भी नहीं बदला। अच्छा, अब जरा एक लेवल ऊपर चलते हैं। एक ऐसी एडवांस्ड तकनीक की बात करते हैं जो रिलेटिव की फ्लेक्सिबिलिटी और एब्सोल्यूट की स्टेबिलिटी दोनों को एक साथ इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। या तो सिर्फ रो को लॉक करते हैं या सिर्फ कॉलम को। पहले केस में देखिए, हमने रो को $, से लॉक किया है, तो जब हम फॉर्मूला को साइड में कॉपी करते हैं तो कॉलम A से B हो जाता है, पर रो 1 और 2 फिक्स रहती हैं। दूसरे केस में हमने कॉलम को लॉक किया, तो जब फॉर्मूला नीचे कॉपी होता है, रो 1 से 2 हो जाती है, पर कॉलम A और B फिक्स रहते हैं। अभी तक तो हम एक एक सेल की बात कर रहे थे, पर असल काम तो बड़े डेटा सेट्स पर होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि सेल्स के ग्रुप्स के साथ कैसे काम किया जाए। सेल्स के एक ग्रुप को हम सेल रेंज कहते हैं और इसे लिखना भी बहुत ही आसान है। बस शुरू वाले सेल का एड्रेस लिखिए, फिर एक कोलन लगाइए और फिर आखिर वाले सेल का एड्रेस। जैसे इस उदाहरण में A1 से लेकर F1 तक की पूरी लाइन को हम लिखेंगे A1 = F1। अब 2 बहुत ज़रूरी शब्दों का फ़र्क समझ लेते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन। देखिए, फॉर्मूला वो होता है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे A1 + B1, जबकि फंक्शन स्प्रेडशीट में पहले से बने हुए कैलकुलेशन के शॉर्टकट होते हैं। सोचिए, अगर 20 सेल जोड़ने हों तो क्या आप A1 + B1 + C1 ऐसे लिखते रहेंगे? नहीं, आप बस सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और काम सेकंडों में हो जाएगा। चलिए, अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हें एक साथ इस्तेमाल करके देखते हैं और एक छोटा सा आसान सा फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाना बच्चों का खेल है। बस ये 5 स्टेप्स हैं। पहला, उस सेल को सिलेक्ट करें जहां जवाब चाहिए और इक्वल टू टाइप करें। दूसरा, पहले सेल पर क्लिक करें। तीसरा, प्लस का निशान लगाएं। चौथा, दूसरे सेल पर क्लिक करें और 5वां, बस एंटर दबा दें। और बस एंटर दबाते ही स्प्रेडशीट जादू की तरह आपके लिए कैलकुलेशन कर देगी और आपको सेल C1 में आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अपने डेटा को साफ और सुंदर दिखाने के लिए होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के टूल्स इस्तेमाल करना ना भूलें। आप फॉन्ट बदल सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं या सेल्स में रंग भर सकते हैं। इससे आपका डेटा समझने में और आसान हो जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। आज हमने 3 तरह के रेफरेंस सीखे। पहला, रिलेटिव, जो कॉपी करने पर अपनी जगह के हिसाब से बदल जाता है। दूसरा, एब्सोल्यूट, जो $साइन से लॉक रहता है और कभी नहीं बदलता। और तीसरा, मिक्स्ड, जो इन दोनों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है ना, वो अक्सर एक खाली कैनवस जैसा लगता है, बस नंबर्स और टेक्स्ट से भरा हुआ। लेकिन सही फॉर्मेटिंग के साथ
हम इसी सादे से डेटा को एक बिल्कुल साफ, प्रोफेशनल और समझने में आसान मास्टरपीस में बदल सकते हैं। सही कहूं तो फॉर्मेटिंग वो सीक्रेट सुपर पावर है जो डेटा को कहानी सुनाने की ताकत देती है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्मेटिंग एक सुपर पावर क्यों है, फिर अपने टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल करेंगे, जो भी उथल-पुथल है उसे ठीक-ठाक करेंगे, नंबर्स को एक मतलब देंगे, प्रो लेवल टूल्स पर एक नज़र डालेंगे और हाँ, आखिर में आपके लिए एक छोटी सी चुनौती भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छी फॉर्मेटिंग सिर्फ चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए नहीं होती। जैसे एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई वेबसाइट या पोस्टर पर भरोसा करना आसान होता है ना, ठीक उसी तरह एक बढ़िया से फॉर्मेट की गई स्प्रेडशीट डेटा को पढ़ने, समझने और उस पर यकीन करने में आसान बना देती है। ये आपके डेटा को एक क्रेडिबिलिटी देती है। चलिए अब आते हैं अपने पहले टूल बॉक्स पर, फॉन्ट ग्रुप। इसे आप अपने टेक्स्ट के लिए एक अलमारी की तरह सोचिए। यहाँ हम अपने डेटा को एक पर्सनैलिटी देंगे, उसे अलग-अलग स्टाइल के कपड़े पहनाएंगे ताकि जो जरूरी जानकारी है वो अलग से दिखे। तो ये है हमारा फॉन्ट टूल बार, हमारे डिजाइन टूल्स का पहला सेट। यहाँ वो सारे जरूरी हथियार हैं जिनसे हम टेक्स्ट का रूप रंग बदल सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट का स्टाइल, साइज, कलर और भी बहुत कुछ। चलिए इनमें से कुछ खास टूल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे बेसिक बदलाव आते हैं फॉन्ट, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर से। फॉन्ट टूल से हम टेक्स्ट की लिखावट यानी फॉन्ट फेस बदल सकते हैं, जो उसे एक अलग ही पहचान देता है। फॉन्ट साइज से उसका आकार बड़ा या छोटा किया जा सकता है, जिससे हम कुछ हिस्सों पर जोर दे सकें। और फॉन्ट कलर, इससे टेक्स्ट को कोई भी रंग दे सकते हैं ताकि जरूरी जानकारी एकदम साफ साफ दिखे। देखिए कितना फर्क पड़ता है। और भी स्टाइलिंग के ऑप्शंस हैं हमारे पास। बोल्ड टूल टेक्स्ट को मजबूत दिखाता है, इटैलिक उसे थोड़ा तिरछा करके खास बनाता है और अंडरलाइन उसके नीचे एक लाइन खींच देता है। फिल कलर से हम सेल के बैकग्राउंड में रंग भर सकते हैं और बॉर्डर टूल से सेल के चारों ओर एक आउटलाइन बना सकते हैं। ये सब मिलकर डेटा को एक ढांचा देते हैं। अब ये एक मजेदार टूल है, स्ट्राइक थ्रू। ये टेक्स्ट के बीच से एक लाइन खींच देता है। ये दिखाने के लिए बहुत काम आता है कि कोई काम पूरा हो गया है या कोई जानकारी अब जरूरी नहीं रही, जैसे किसी आइडिया पर एक कैंसिल बटन लगा दिया हो। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले या मैथ्स के समीकरण सही तरीके से कैसे लिखे जाते हैं? यहीं पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट काम आते हैं। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को छोटा करके लाइन के नीचे ले जाता है, जैसे H2O में 2, और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को छोटा करके लाइन के ऊपर ले जाता है, जैसे x² में 2। अच्छा, टेक्स्ट को स्टाइल तो कर लिया, पर अब अगला कदम है उसे सेल के अंदर सही जगह पर रखना। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। ये हमारी स्प्रेडशीट में बिखरे हुए कंटेंट को एक साफ सुथरा और व्यवस्थित लेआउट देने जैसा है, ताकि हर चीज अपनी सही जगह पर दिखे। ये देखिए, ये है अलाइनमेंट ग्रुप का कंट्रोल पैनल। ये टूल्स हमें सेल्स के अंदर कंटेंट को सेट करने में मदद करते हैं। इनकी मदद से हम अपने कंटेंट को सेल के अंदर ठीक वहीं रख सकते हैं जहां हम चाहते हैं, ऊपर, नीचे, बीच में या दाएं बाएं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमारे पास 6 मेन अलाइनमेंट ऑप्शन हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए टॉप, मिडल और बॉटम है, जो टेक्स्ट को सेल में ऊपर, बीच में या नीचे रखते हैं। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट, सेंटर और राइट हैं। जस्टिफाइड टेक्स्ट को इस तरह फैलाता है कि वो सेल के दोनों किनारों को छू ले। जब सेल में टेक्स्ट बहुत लंबा हो जाता है तो वो अक्सर बाहर निकलने लगता है। इसका एक बहुत ही आसान हल है रैप टेक्स्ट। ये टूल लंबे टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर कई लाइनों में तोड़ देता है, जिससे वो बड़े करीने से फिट हो जाता है और हमें कॉलम को चौड़ा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बड़े टाइटल्स या हेडिंग्स बनाने के लिए जो कई कॉलम्स तक फैले हों, मर्ज एंड सेंटर टूल से बेहतर कुछ नहीं। ये कई सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बना देता है और उसके अंदर के कंटेंट को एकदम बीच में ले आता है। इससे एक साफ सुथरा रिपोर्ट जैसा स्ट्रक्चर बनता है। अब टेक्स्ट से आगे बढ़कर नंबर्स की बात करते हैं। सोचिए, कहीं सिर्फ 50 लिखा हो तो उसका क्या मतलब है? क्या ये 50 रुपए हैं, 50% हैं या कोई तारीख है? नंबर ग्रुप हमारे डेटा को यही संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट देता है, जिससे नंबर्स का सही मतलब समझ में आता है। और ये रहा नंबर ग्रुप टूल बार। ये न्यूमेरिकल डेटा को फॉर्मेट करने के लिए हमारा टूल किट है। यहाँ करेंसी, प्रतिशत, कॉमा स्टाइल और डेसिमल यानी दशमलव को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। ये टूल्स हमें नंबर्स को साफ और प्रोफेशनल तरीके से दिखाने में मदद करते हैं। आइए
इनके कुछ मुख्य फॉर्मेट्स को जानते हैं। यहाँ कुछ आम नंबर फॉर्मेट्स दिए गए हैं। जनरल तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, नंबर आम संख्याओं के लिए है, करेंसी पैसों वाली वैल्यू के लिए करेंसी सिंबल जोड़ता है, डेट टाइम तारीखों और समय को सही से दिखाता है, परसेंट वैल्यू को 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगाता है और साइंटिफिक बहुत बड़ी संख्याओं के लिए इस्तेमाल होता है। इस स्क्रीन पर इन टूल्स का असर देखिए, कितना साफ दिख रहा है। परसेंटेज स्टाइल ने 12 को 1200% बना दिया। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट ने 236 को करेंसी सिंबल और दशमलव के साथ रुपए 236.00 में बदल दिया। कॉमा स्टाइल ने एक बहुत बड़ी संख्या को पढ़ने लायक बना दिया। और इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल टूल्स दशमलव के बाद कितने जीरो लगाने हैं ये कंट्रोल करते हैं। अभी तक हमने जो भी टूल्स देखें वे सब रिबन पर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए एक प्रो टूल बॉक्स भी है जिसे हम एडवांस फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए इस पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। ये है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इसे आप एक सेंट्रल हब समझिए जहां फॉर्मेटिंग के सारे विकल्प एक ही जगह पर मिलते हैं। इसमें 6 टैब होते हैं: नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। यहां वो सभी एडवांस्ड ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको मेन रिबन पर नहीं मिलेंगे। तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। चलिए अब एक छोटी सी चुनौती के साथ इस जानकारी को और पक्का करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और देखते हैं कि आप उनका जवाब दे पाते हैं या नहीं। पहला सवाल, टेक्स्ट का स्टाइल और रूप बदलने के लिए, जैसे कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन में बदलना हो, तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब है फॉन्ट टूल। दूसरा सवाल, अगर किसी हेडिंग टेक्स्ट के नीचे एक लाइन जोड़नी हो तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही, ये है अंडरलाइन टूल। और आखिरी सवाल, सेल्स के चारों ओर अलग अलग तरह की आउटलाइन और लाइनें जोड़ने के लिए आपको किस फॉर्मेटिंग ऑप्शन की जरूरत है? इसका जवाब है बॉर्डर टूल। बहुत बढ़िया। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अच्छा डिज़ाइन सिर्फ यह नहीं है कि वो कैसा दिखता या महसूस होता है, अच्छा डिज़ाइन यह है कि वो काम कैसे करता है। स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल यही है। यह सिर्फ डेटा को सुंदर बनाने के बारे में नहीं है, ये डेटा को बेहतर तरीके से काम करने लायक बनाने के बारे में है, ताकि जानकारी को समझना और इस्तेमाल करना आसान हो सके। यार, कभी कोड की स्क्रीन देखी है? ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट भाषा हो जिसे हम क्रैक ही नहीं कर सकते। वो अजीब से सिंबल्स और वर्ड्स, शुरू में तो ऐसा ही लगता है। पर क्या हो अगर ये उतना भी मुश्किल ना हो जितना दिखता है? तो चलो आज इसी भाषा को मिलकर क्रैक करते हैं। इस सेशन में हम पाइथन की बुनियाद को बिल्कुल जीरो से समझेंगे और देखेंगे कि इसकी शुरुआत करना असल में कितना आसान हो सकता है। तो हमारा पहला मिशन, हम टाइम में पीछे जाकर पाइथन की ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ये आया कहाँ से और इसके पीछे किसका दिमाग था। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात है, पाइथन किसी बहुत बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं था। इसे 1991 में सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाया था। ये एक सच्चा जुनून से भरा प्रोजेक्ट था जिसने आगे चलकर दुनिया को बदल दिया। चलिए इन टेक्निकल शब्दों को आसान बनाते हैं। इंटरप्रेटेड का सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर कोड को एक रेसिपी की तरह लाइन बाय लाइन पढ़ता है। हाई लेवल का मतलब है कि ये इंसानी भाषा के ज्यादा करीब है, जिससे इसे लिखना आसान हो जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसे ऐसे समझो जैसे डेटा को असली दुनिया की चीजों में बांटना, जैसे कार, घर या लोग, ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये 1994 की एक मामूली शुरुआत से लेकर आज के शक्तिशाली वर्जन्स तक पाइथन के अविश्वसनीय सफर को दिखाती है। हर एक अपडेट ने इसे और ज्यादा ताकतवर और इस्तेमाल में आसान बनाया है। और इसका असर बहुत बड़ा। टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम और कई ऐसे ऐप्स जो शायद आज भी इस्तेमाल हुए हों, पाइथन पर ही निर्भर करते हैं। और ये समझिए, पाइथन सिर्फ वेबसाइटों के लिए नहीं है, ये आज की कुछ सबसे रोमांचक तकनीकों की रीढ़ है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग और भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि पाइथन क्या है, तो ये हमारे दूसरे मिशन का समय है, कोड के अंदर ही छिपे गुप्त संदेशों को डिकोड करना। कमेंट्स को ऐसे समझो जैसे प्रोग्रामर्स कोड में अपने लिए या दूसरों के लिए मददगार नोट्स छोड़ जाते हैं। ये मशीन के लिए निर्देश नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए लिखे गए स्पष्टीकरण हैं। कंप्यूटर इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो फिर कमेंट्स लिखने की जहमत क्यों उठाएं? क्योंकि वे कोड को एक उलझे हुए जाल से
कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे महीनों बाद भी समझा जा सकता है। वे प्रोग्राम के चलने के तरीके को नहीं बदलते, वे पूरी तरह से इंसानी समझ के लिए होते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हुई, चलिए देखते हैं कि पाइथन में ये कमेंट्स लिखना असल में कितना आसान है। 2 मुख्य प्रकार हैं। छोटे तुरंत लिखे जाने वाले नोट्स के लिए सिंगल लाइन और ज़्यादा विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए मल्टी लाइन कमेंट्स। नियम बहुत सरल है, किसी भी लाइन के आगे बस एक हैश चिन्ह लगा दें और वो पूरी लाइन एक कमेंट बन जाएगी। इस उदाहरण में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कैसे प्रोग्राम हैश सिंबल के बाद की हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है, चाहे वो पूरी लाइन हो या लाइन का अंत। आउटपुट में केवल सिंगल लाइन कमेंट ही प्रिंट होता है। और जब एक से ज़्यादा लाइन में कुछ समझाने की ज़रूरत हो तो बस उस टेक्स्ट को 3 डबल कोट्स या 3 सिंगल कोट्स के बीच रख दें। ये शानदार ढंग से दिखाता है। देखें कि कैसे ट्रिपल कोट्स के बीच का पूरा पैराग्राफ आउटपुट से गायब है। कंप्यूटर उसे पूरी तरह से छोड़ देता है और केवल माय पाइथन बुक प्रिंट करता है। पॉप क्विज का समय, क्या ध्यान दिया जा रहा था? पाइथन में कितने प्रकार के कमेंट्स होते हैं? अगर जवाब बी 2 था तो आप बिल्कुल सही हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। ठीक है, आज के लिए आखिरी मिशन। हमने इंसानों के लिए नोट्स को कवर कर लिया है। अब उन खास जादुई शब्दों को सीखने का समय है जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर समझता है। कीवर्ड्स पाइथन भाषा के बुनियादी नियम हैं। ये आरक्षित शब्द हैं जिनका अर्थ तय है। इन्हें किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कुछ वैसा ही होगा जैसे स्टॉप साइन पर स्टॉप शब्द का मतलब बदलने की कोशिश करना। इससे सिर्फ गड़बड़ी ही होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। पाइथन खुद बता सकता है कि उसके सभी कीवर्ड्स क्या हैं, बस कोड की इन 2 छोटी लाइनों की मदद से। इन सब को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए कुछ सबसे जरूरी शब्दों को तोड़कर समझते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले सत्य बताने वाले कीवर्ड्स, ट्रू और फॉल्स। ये बहुत मौलिक हैं। प्रोग्रामिंग में हर निर्णय इन्हीं 2 विचारों पर आधारित होता है, क्या कुछ सच है या झूठ। इसके बाद आते हैं एंड और। ये हमें शर्तों को संयोजित करने में मदद करते हैं। एंड के लिए सब कुछ सच होना चाहिए, जबकि और के लिए सिर्फ एक चीज का सच होना ही काफी है। अब अपने कोड के लिए एक सेफ्टी नेट की कल्पना करें। ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली यही काम करते हैं। वे प्रोग्राम को तब क्रैश होने से बचाते हैं जब कुछ गलत हो जाता है। ट्राई जोखिम भरा कोड जलाता है, एक्सेप्ट होने वाली किसी भी गलती को पकड़ लेता है, और फाइनली ये वो सफाई करने वाली टीम है जो हमेशा काम पूरा करती है, चाहे कुछ भी हुआ हो। हेलो कोडर्स और वेलकम टू पाइथन डिकोडेड। आज हम पाइथन की ABC से शुरू करने वाले हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में छोटे छोटे नाम वाले बॉक्सेस जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा। तो चलो इन बॉक्सेस को खोलकर देखते हैं। रेडी? लेट्स डाइव इन। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे ये समझने से कि वेरिएबल होता क्या है, फिर उसके नाम रखने के रूल्स। इंटरेस्टिंग? हाँ, उसके बाद एक प्रो ट्रिक सीखेंगे, एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू देना, और फिर हम डेटा टाइप्स की दुनिया में एंटर करेंगे, स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिक फैमिली। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट इज अ वेरिएबल? ये कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राइट? जैसे लेगो ब्रिक्स। परफेक्ट एनालॉजी। बिना वेरिएबल्स के हमारा कोड कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। टेक्निकली डेफिनेशन ये है, अ नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। ओके, थोड़ा टेक्निकल हो गया। सिंपल शब्दों में जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हम कंप्यूटर की मेमोरी में एक छोटी सी जगह बुक कर लेते हैं और उस पर एक नाम का स्टिकर लगा देते हैं, ताकि बाद में हम उस जगह पर रखी वैल्यू को उसके नाम से बुला सकें। और ये देखो इसका लाइव एक्शन। यहाँ हमने स्लोगन नाम का एक वेरिएबल यानी एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टेक्स्ट डाल दिया। करेक्ट। और फिर जब हमने प्रिंट स्लोगन लिखा तो कंप्यूटर ने बस उस बॉक्स के अंदर झांका और जो भी मिला उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। दैट्स इट, काफी सिंपल है। अब आते हैं एक गोल्डन रूल पर। इसे हमेशा याद रखना, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब छोटा ए और बड़ा ए उसके लिए अलग अलग है? बिल्कुल, अपर केस और लोअर केस लेटर्स में वो फर्क करता है। ये स्लाइड इसको परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करती है। देखो, हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं,
नेम सारे स्मॉल लेटर्स में, नेम सारे कैपिटल में और नेम में पहला लेटर कैपिटल। पर नाम तो तीनों का सेम ही है ना, हमारे लिए सेम है, पर पाइथन के लिए ये तीनों बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसलिए अपने वेरिएबल नेम्स में कंसिस्टेंट रहना सुपर इंपॉर्टेंट है। पाइथन का एक और सुपर पावर है, इसके वेरिएबल्स डायनामिक होते हैं। डायनामिक मतलब एक ही वेरिएबल को तुम पहले एक नंबर दे सकते हो और अगली ही लाइन में उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। पाइथन बुरा नहीं मानेगा। चलो var नाम के इस वेरिएबल की लाइफ स्टोरी देखते हैं। इसने शुरुआत की एज अ नंबर 5 जो एक इंटीजर है, फिर वो पनावी बन गया जो एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग है, और आखिर में उसकी वैल्यू हो गई ट्रू जो एक बूलियन वैल्यू है। वाओ, एक ही वेरिएबल ने कितने रूप बदल लिए। सच में काफी डायनामिक है। अब जब हम समझ गए हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं, चलो उनकी नेमिंग सेरेमनी करते हैं, मतलब उनके नाम रखने के रूल्स। एग्जैक्टली पाइथन में वेरिएबल का नाम रखने के कुछ पक्के नियम हैं। तो ये है रूल्स। रूल नंबर 1, नाम हमेशा एक लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होगा। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। रूल नंबर 2, नाम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स ही आ सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। और तीसरा रूल हम पहले देख चुके हैं, नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेफ्ट साइड में वैलिड नेम्स हैं, नेम, नेम 1, अंडरस्कोर नेम, ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और राइट साइड में इनवैलिड हैं। ओके, 8 नेम इसलिए गलत है क्योंकि वो नंबर से शुरू हो रहा है। फुल नेम में हाइफन है जो अलाउड नहीं है, और फुल अंडरस्कोर नेम @ में @ स्पेशल कैरेक्टर है। गॉट इट। नेक्स्ट अप एक सुपर कूल शॉर्टकट। अगर तुम्हें एक से ज्यादा वेरिएबल्स बनाने हैं तो पाइथन तुम्हें एक ही लाइन में ये करने देता है। ओह, एक टाइम सेविंग हैक, आई लाइक इट। देखो कितना क्लीन लगता है। पहली लाइन में हम नेम, एज और एड्रेस को एक साथ उनकी वैल्यूज दे रहे हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली ऑर्डर मैच कर लेता है। और ये दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अनपैकिंग अ लिस्ट। हाँ, उसमें हमने पहले एक लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट की वैल्यूज को एक एक करके नेम, एज और एड्रेस वेरिएबल्स में अनपैक कर दिया। सुपर एफिशिएंट। ओके, अब तक हमने सिर्फ बॉक्स यानी वेरिएबल के बारे में बात की। अब टाइम है ये देखने का कि उस बॉक्स के अंदर हम किस किस तरह का सामान रख सकते हैं। और यहीं पर डेटा टाइप्स आते हैं, राइट? यू गॉट इट। लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप क्या है? ये एक लेबल है जो कंप्यूटर को बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। और ये लेबल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हम उस डेटा के साथ क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 नंबर्स को जोड़ सकते हैं, पर 2 टेक्स्ट को उस तरह से ऐड नहीं कर सकते। उनके ऑपरेशंस अलग होते हैं। पाइथन का एक और मैजिक फीचर है डायनामिक टाइपिंग। मतलब मुझे पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल में नंबर आएगा या टेक्स्ट? बिल्कुल नहीं, तुम बस वैल्यू दो, पाइथन खुद ही फिगर आउट कर लेगा कि उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। ये फ्लोचार्ट उनकी फैमिली ट्री जैसा है। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। न्यूमेरिक, सीक्वेंस, बूलियन, डिक्शनरी, काफी सारी हैं। हाँ, और आज हम न्यूमेरिक फैमिली से मिलने वाले हैं। एक सेकेंड, अगर पाइथन सब कुछ ऑटोमेटिकली कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? मान लो मुझे चेक करना हो तो? एक्सीलेंट क्वेश्चन। उसके लिए पाइथन ने हमें एक टूल दिया है, और वो टूल है टाइप फंक्शन। ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। तुम बस इसे कोई वेरिएबल दो और ये उसका टाइप बता देगा। अच्छा, तो एज = 5 बनाया, फिर प्रिंट टाइप ऑफ एज लिखा और उसने बता दिया कि ये इंट क्लास का है। इंट मतलब इंटिजर। कूल। चलो अब डीप डाइव करते हैं डेटा टाइप्स की पहली फैमिली में, द न्यूमेरिक फैमिली। नंबर्स की दुनिया, इसमें कौन कौन है? इस फैमिली में 3 मेन मेंबर्स हैं। पहला इंट यानी इंटिजर, यानी सारे होल नंबर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे 80 या -10। दूसरा है फ्लोट, जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 14.90। सिंपल, पर ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट, जिसे जे से डिनोट करते हैं। ये एडवांस्ड मैथ और साइंस में यूज होते हैं। और ये रहा सबूत। हमने 3 अलग अलग न्यूमेरिक वेरिएबल्स बनाए और टाइप फंक्शन से उनका टाइप चेक किया। और देखो, आउटपुट ने बिल्कुल सही बताया, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, टाइप फंक्शन कभी गलत नहीं होता। तो टाइम फॉर अ क्विक रीकैप। हमने क्या सीखा?
वेरिएबल एक नेम्ड कंटेनर है। उसके नेमिंग रूल्स स्ट्रिक्ट है और केस सेंसिटिव है। डेटा टाइप बताता है कि कंटेनर में क्या है, और पाइथन ये ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है। चेक करने के लिए टाइप फंक्शन यूज करो। और न्यूमेरिक फैमिली में इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स हैं। परफेक्ट। कभी सोचा है कि ये कंप्यूटर किसी का नाम, किसी का फोन नंबर या गेम का हाई स्कोर, ये सब अलग अलग जानकारी कैसे स्टोर करता है? इसका जवाब छिपा है एक डिजिटल टूल किट में। तो चलिए आज पाइथन की इसी पावरफुल टूल किट को खोलकर देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो आज हम अपनी खुद की डिजिटल टूल किट बनाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पाइथन के इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस यानी डेटा टाइप से। फिर टेक्स्ट, सच और झूठ को समझेंगे। उसके बाद मिलेंगे हमारे सीक्वेंस क्रू से, जैसे कि लिस्ट और डिक्शनरी। और फिर हम उन टूल्स को देखेंगे जिन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं, और देखेंगे कि पाइथन एक स्मार्ट कैलकुलेटर कैसे बन जाता है। चलो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं। टेक्स्ट, सच और झूठ। इन्हें आप किसी भी जानकारी के बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। मतलब वो सबसे छोटे और सबसे ज़रूरी बक्से जिनमें हम अपनी जानकारी स्टोर करते हैं। जब भी पाइथन में किसी भी तरह के टेक्स्ट की बात होती है, चाहे वो नाम हो, कोई पता हो या कोई मैसेज, तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? पाइथन आपको पूरी आज़ादी देता है कि आप सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ देखो, ये मज़ेदार है। चाहे हम सिंगल कोट्स में कविता लिखें, डबल कोट्स में कविता लिखें या ट्रिपल कोट्स में, पाइथन के लिए ये तीनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। जब हम इसका टाइप चेक करते हैं तो देखो, आउटपुट हमेशा स्ट्रिंग ही आता है। अच्छा, अब बात करते हैं बूलियन की। ये कंप्यूटर का सच और झूठ को समझने का तरीका है। ये बस एक सिंपल हाँ या ना जैसा है। या तो कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना ही। इसी के आधार पर सारे बड़े बड़े लॉजिक और डिसीजन लिए जाते हैं। और ये रहा इसका प्रैक्टिकल कोड। देखो, boolvar 1 को हमने ट्रू सेट किया और boolvar 2 को फॉल्स। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना, ये ट्रू और फॉल्स कोई टेक्स्ट या स्ट्रिंग नहीं है। ये अपने आप में खास डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आ गए। आप देखते हैं कि इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड कैसे बनाया जाए। तो मिलिए हमारे सीक्वेंस क्रू से। ये वो कंटेनर है जो हमारी सारी जानकारी को करीने से रखते हैं। लिस्ट को आप अपनी शॉपिंग लिस्ट की तरह समझो। आप उसमें नई चीज़ें जोड़ सकते हो, कुछ हटा सकते हो या उनका ऑर्डर भी बदल सकते हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है म्यूटेबल, MUTABLE, जिसका मतलब है जिसे बदला जा सके। और ये देखो लिस्ट कितनी वर्सेटाइल है। इस कोड में एक ही लिस्ट के अंदर एक नंबर 1 भी है, एक स्ट्रिंग पनावी भी है, एक डेसिमल नंबर 5.6 भी है, और तो और एक टपल भी है। लिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ एक साथ रख सकती है। अब आते हैं लिस्ट के जुड़वा भाई टपल पर। लेकिन ये स्वभाव में लिस्ट से बिल्कुल उल्टा है। टपल एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह है। एक बार जो इसमें डाल दिया उसे आप बदल नहीं सकते। और इसके लिए कीवर्ड है इम्यूटेबल, IMMUTABLE, मतलब जिसे बदला ना जा सके। और ये रहा सबूत। देखो, जैसे ही हमने इस कोड में टपल के एक आइटम को बदलने की कोशिश की, पाइथन ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए और एक टाइप एरर दे दिया। मतलब साफ है कि टपल इम्यूटेबल होते हैं। तो चलो एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। लिस्ट म्यूटेबल यानी चेंजेबल होती है और स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ टपल इम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल है और पेरेंथेसिस या गोल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता है। बस सिंटैक्स और काम करने के तरीके में यही सबसे बड़ा फर्क है। डिक्शनरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट। जैसे हर नाम यानी की से एक फ़ोन नंबर यानी वैल्यू जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही डिक्शनरी में भी हर की से एक वैल्यू जुड़ी होती है। ये जानकारी को जोड़ों में स्टोर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इस कोड में देखो, हमने नंबर्स को की बनाया है और शहरों के नाम को वैल्यू। अब अगर हमें ये पता करना है कि की नंबर 2 पर कौन सा शहर है, तो हम बस डिक्ट 2 लिखेंगे और बूम, हमें तुरंत जयपुर मिल गया। कितना आसान है। अब मिलते हैं सेट से, और इसके पास एक सुपर पावर है। वो सुपर पावर ये है कि सेट अपने अंदर सिर्फ यूनिक आइटम्स ही रखता है। अगर आप कोई चीज़ 2 बार डालने की कोशिश करोगे तो वो उसे सिर्फ एक ही बार रखेगा। ये डुप्लीकेट्स को अपने आप हटा देता है।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेट में स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी, लेकिन ये हमेशा ये पक्का करेगा कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को खुद ब खुद इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हमारे कंटेनर यानी डेटा टाइप्स तो तैयार है, पर इन कंटेनर्स के अंदर रखी जानकारी के साथ हम काम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए कुछ औजार, और पाइथन में इन औजारों को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। इस डायग्राम से सब कुछ साफ हो जाता है। देखो, जो सिंबल कोई काम करते हैं, जैसे यहाँ == का सिंबल, वो कहलाते हैं ऑपरेटर, और जिन वैल्यूज पर ये काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड। चलिए अब सबसे जाने पहचाने औजारों पर फोकस करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और देखते हैं कि पाइथन को एक पावरफुल कैलकुलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रहे हमारे टूलकिट के मैथमेटिकल टूल्स। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हम सब जानते हैं, लेकिन पाइथन में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे एक्सपोनेंशिएशन जो पावर निकालने के काम आता है, और मॉड्यूलस जो डिवीजन के बाद बचा हुआ रिमाइंडर बताता है। तो ये रहा हमारा कोड जिसे हम चलाने वाले हैं। हमने 7 और 3 दो नंबर्स लिए हैं, और अब हम इन पर सारे 7 अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाकर देखेंगे कि क्या नतीजा आता है। अब कुछ जरूरी नियम समझ लेते हैं। जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं, वैसे ही ऑपरेटर्स के भी नियम हैं। प्रेसिडेंस ये तय करता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, बिल्कुल स्कूल में सीखे गए बॉडमॉस रूल की तरह। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में ++ या -- जैसे शॉर्टकट ऑपरेटर्स काम नहीं करते। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमने अपनी डिजिटल टूलकिट में क्या-क्या शानदार चीज़ें शामिल की हैं और हमने क्या-क्या सीखा है। तो अब आपके पास एक पूरी टूलकिट तैयार है। इसमें जानकारी रखने के लिए कंटेनर्स भी हैं और उस जानकारी पर काम करने के लिए औजार भी। तो अब असली सवाल ये है, इस नई शक्ति के साथ वो पहली कौन सी चीज़ होगी जो आप बनाना या कैलकुलेट करना चाहेंगे? सोचिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? कई लोगों को लगता है कि कोडिंग मतलब बहुत सारे मुश्किल मैथ्स और फॉर्मूला। हाँ, सच में मुझे तो स्कूल के सब्जेक्ट जैसा ही लगता है, थोड़ा बोरिंग और बहुत मुश्किल। बिल्कुल नहीं, आज हम इसी सोच को बदलेंगे। कोडिंग एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है, एक टूल है जिससे आप कमाल की चीजें बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस सफर के लिए हमारा साथी होगा पाइथन। पाइथन ही क्यों? मैंने तो C++, जावा जैसे कई नाम सुने हैं। अच्छा सवाल है। पाइथन बहुत ही पॉपुलर है, और सबसे खास बात, ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी भाषा इंसानों की भाषा जैसी ही है, बहुत सीधी और सरल। इसीलिए कोडिंग सीखने के लिए ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका कंप्यूटर आपसे बात कर सके? मतलब आप उससे कुछ पूछें और वो जवाब दे। वाओ, मतलब सिरी या एलेक्सा की तरह। क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं? बिल्कुल, आज हम ठीक यही जादू करना सीखेंगे। हम अपने पहले प्रोग्राम को सुनना और बोलना सिखाएंगे। तो कोडिंग के इस सफर में हमारा पहला मिशन है कंप्यूटर से बातचीत करना। इसके लिए हमें 2 खास टूल्स चाहिए, एक कानों के लिए ताकि वो हमारी बात सुन सके, और एक मुंह के लिए ताकि वो जवाब दे सके। तो प्रोग्राम के कान है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन वो क्या करता है? ये कोड की वो जादुई लाइन है जो प्रोग्राम को बीच में रोककर इंतजार करती है कि यूजर कीबोर्ड से कुछ टाइप करे और एंटर दबाएं। मतलब ये प्रोग्राम को सुनना सिखाता है। ओके, तो ये लिखा कैसे जाता है? स्क्रीन पर दिख रहा है वेरिएबल = इनपुट सम टेक्स्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो इसे तोड़कर समझते हैं। वेरिएबल एक खाली डिब्बे जैसा है जहां यूजर का दिया हुआ जवाब स्टोर हो जाता है, और कोट्स के अंदर जो सम टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर दिखने वाला सवाल है जो प्रोग्राम यूजर से पूछता है। अब कान तो हो गए, पर मुंह का क्या? उसके लिए है प्रिंट फंक्शन। अच्छा, तो इनपुट से जानकारी ली और प्रिंट से जवाब दिया। एग्जैक्टली। प्रिंट का बस एक ही काम है, स्क्रीन पर कुछ दिखाना। वो कोई टेक्स्ट हो सकता है या फिर उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमने इनपुट से ली थी। यहाँ देखो, दोनों साथ में कैसे काम कर रहे हैं। प्रोग्राम ने पूछा एंटर योर नेम, और यूजर ने सुनीता टाइप कर दिया। सही, वो सुनीता नाम ए नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया। फिर प्रिंट कमांड ने उस वेरिएबल का इस्तेमाल करके पूरा सेंटेंस प्रिंट कर दिया, योर नेम इज सुनीता। अरे वाह, ये तो सच में सिंपल है। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम सुनना बोलना तो सीख गया है, पर अभी वो बहुत सीधा है।
मतलब वो सोच नहीं सकता, फैसले नहीं ले सकता। तो चलो अब इसे थोड़ा दिमाग देते हैं, इसे स्मार्ट बनाते हैं ताकि ये जानकारी के आधार पर खुद फैसले ले सके। इसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन्हें एक सड़क के चौराहे की तरह सोचो। आपका कोड सीधा चल रहा है और अचानक एक मोड़ आता है जहां उसे फैसला लेना है, लेफ्ट जाऊं या राइट। और यह फैसला कैसे लेगा? एक शर्त के आधार पर। अगर शर्त सच है तो एक रास्ता, अगर शर्त झूठी है तो दूसरा रास्ता। पाइथन में इसके लिए इफ, एलिफ, एल्स का स्ट्रक्चर है। इसे एक वाटरफॉल मतलब झरने की तरह समझो। कोड ऊपर से शुरू होता है। सबसे पहले इफ को चेक करेगा। हाँ, अगर इफ की कंडीशन सच हो गई तो वो उसका कोड चलाएगा और सीधे झरने के आखिर में पहुंच जाएगा। बाकी सब कुछ मतलब एलिफ और एल्स को देखेगा भी नहीं। और अगर इफ गलत हुआ तो वो अगले लेवल एलिफ पर जाएगा, और अगर कोई भी शर्त काम नहीं की तो आखिर में वो एल्स वाले हिस्से में गिर जाएगा। याद रखना, तीनों में से चलेगा सिर्फ एक ही ब्लॉक। अच्छा, जैसे स्कूल में ग्रेड मिलते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। इस उदाहरण में देखो, मार्क्स हैं 86। प्रोग्राम चेक करता है क्या मार्क्स 90 से ज्यादा हैं? नहीं, तो वो अगले एलिफ पर जाता है। क्या मार्क्स 80 से ज्यादा हैं? हाँ, बस उसे जवाब मिल गया। वो ग्रेड ए प्रिंट करेगा और वहीं रुक जाएगा। मतलब वो एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 70 वाली लाइन को चेक भी नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे वाटरफॉल में अपना रास्ता मिल चुका है। चलो अब एक और बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, एक ही काम को बार बार करना। जैसे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहना और नई नई पोस्ट का आते रहना। क्या बात है, बेहतरीन उदाहरण। वो लूप्स का ही कमाल है। सोचो अगर 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करनी हो तो क्या 100 बार प्रिंट लिखोगे? नहीं, यहीं पर काम आती है कोडिंग की असली सुपर पावर, लूप्स। पाइथन में मेनली 2 तरह के लूप्स हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। व्हाइल लूप किसी टाइम लूप वाली मूवी जैसा है। वो तब तक चलता रहेगा जब तक एक शर्त सच है। और फॉर लूप? फॉर लूप एक टू डू लिस्ट जैसा है। वो लिस्ट के हर आइटम के लिए एक एक करके चलता है और जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो वो रुक जाता है। इस व्हाइल लूप को देखो, हमने a को 0 से शुरू किया और शर्त लगाई कि जब तक a 4 से छोटा है तब तक लूप चलता रहे। ठीक है, लूप के अंदर वो a की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और फिर ये a = a+1 क्या है? ये इस लूप का सबसे जरूरी हिस्सा है। हर बार लूप चलने के बाद हम a की वैल्यू में 1 जोड़ रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो a हमेशा 0 रहेगा, शर्त हमेशा सच रहेगी और लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। इसे इन्फिनिट लूप कहते हैं। अरे ये क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप? हाँ, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप्स। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर ध्यान से देखो। बाहर वाला लूप पहले एक रंग उठाता है, रेड। फिर अंदर वाला लूप अपना पूरा चक्कर लगाता है और रेड को हर फल के साथ जोड़ देता है। अच्छा, तो पहले रेड एप्पल, रेड मैंगो, रेड ब्लैकबेरी, फिर अंदर वाला लूप खत्म। अब बाहर वाला लूप अगले रंग येलो पर जाएगा और अंदर वाला लूप फिर से अपना पूरा चक्कर लगाएगा। तो जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, कोड बहुत मेस्सी हो जाता है। हाँ, सब खिचड़ी पक जाती होगी। इसी खिचड़ी से बचने का तरीका है फंक्शंस। फंक्शंस का इस्तेमाल करना एक वीडियो गेम में अपना कोई स्पेशल कॉम्बो मूव सेव करने जैसा है। आप उसे एक बार डिफाइन कर देते हो और फिर जब भी जरूरत हो बस एक बटन दबाकर यूज कर लेते हो। सिंपल भाषा में फंक्शन कोड का एक पैकेज है जिसे हमने एक नाम दे दिया है। मतलब बहुत सारे कोड को एक छोटे से नाम में पैक कर दिया। बिल्कुल, और जब भी हमें वो सारा काम करवाना हो हम बस उस फंक्शन का नाम पुकारते हैं और वो कोड चल जाता है। इसका सिद्धांत है, एक बार बनाओ, बार बार इस्तेमाल करो। तो इसके फायदे क्या हैं? 3 बड़े फायदे हैं। पहला, रीयूजेबिलिटी, यानी एक बार लिखा कोड बार बार यूज होता है। दूसरा, कोड छोटा और साफ सुथरा हो जाता है। और तीसरा, जब कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता तो हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। ये कोडिंग करने का एक प्रो लेवल तरीका है। और अब एक अच्छी खबर। वो क्या? ये कि आपको अपने सारे फंक्शंस खुद से नहीं बनाने पड़ते। पाइथन एक मैजिक बॉक्स के साथ आता है जिसमें पहले से ही बहुत सारे काम के फंक्शंस मौजूद होते हैं। मतलब रेडीमेड टूल्स। हाँ, इन्हें बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। चलो कुछ पर जल्दी से नजर डालते हैं। प्रिंट से तो हम मिल ही चुके हैं। टाइप हमें बताता है कि कोई वेरिएबल नंबर है, टेक्स्ट है या कुछ और ये लेन क्या करता है? लेन मतलब लेंथ। ये बताता है कि किसी शब्द में कितने अक्षर हैं या लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। और इंट किसी भी चीज को एक पूरे नंबर में बदलने की कोशिश करता है। ये समझो कि आपका शुरुआती कोडिंग टूलकिट है।
ठीक है, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। हमने प्रोग्राम से बात करना, उसे फैसले लेना सिखाया, एक ही काम को दोहराना सिखाया और कोड को ऑर्गेनाइज करना भी सीखा। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। तो अब इन सब को एक्शन में लाने का टाइम है। तो आज के मुख्य बिंदु क्या हैं? एक क्विक रिकैप करते हैं। जानकारी लेने देने के लिए इनपुट और प्रिंट, फैसले लेने के लिए इफ, एलिफ, एल्स, काम को रिपीट करने के लिए व्हाइल और फॉर लूप्स, और कोड को साफ सुथरा रखने के लिए फंक्शंस। परफेक्ट। ये पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो अब आपके लिए एक मिशन है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके क्या एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो 5 का पहाड़ा मतलब 5 टाइम्स टेबल प्रिंट करे। 5 का पहाड़ा मतलब एक ही तरह का काम 10 बार करना है। इसमें तो लूप यूज होगा। बिल्कुल। सोचिए कौन सा लूप यहाँ सबसे अच्छा काम करेगा। याद रखिए, कोडिंग सीखना एक नई भाषा सीखने या साइकिल चलाने जैसा है। आप इसे सिर्फ पढ़कर नहीं सीख सकते, आपको इसे करना पड़ता है। मतलब गलतियां करने से डरना नहीं है? बिल्कुल नहीं। जाइए, कोशिश कीजिए, गलतियां कीजिए और देखिए कि आप क्या कमाल की चीज बना सकते हैं। आपकी कोडिंग की यात्रा अब ऑफिशियली शुरू होती है। हम सब हर दिन घंटों एक ऐसी दुनिया में बिताते हैं जिसे हम शायद ठीक से समझते भी नहीं हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी उंगलियों पर है। तो आज चलो उसी डिजिटल पर्दे के पीछे झांकते हैं और इंटरनेट के असली जादू को समझते हैं। इसके सारे राज खोलते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में? बस एक क्लिक और बूम, पूरी दुनिया की जानकारी आपकी स्क्रीन पर। यह किसी मैजिक से कम तो नहीं लगता है ना? पर देखो, ये मैजिक नहीं है, ये है कमाल की टेक्नोलॉजी। और आज हम सब मिलकर स्टेप बाय स्टेप यही सीखने वाले हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो ये है हमारा आज का मिशन। हम इंटरनेट की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर सीखेंगे कि इस ऑनलाइन दुनिया में सेफ कैसे रहना है, और आखिर में आप सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि एक क्रिएटर बन जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, लेवल 1 हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो लेवल 1 यहीं से सब कुछ शुरू होता है। इसे ऐसे सोचो जैसे ये एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की नींव है, उसका फाउंडेशन। अगर नींव ही मजबूत नहीं तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। इंटरनेट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए इस नींव को एकदम सॉलिड तरीके से समझते हैं। तो इंटरनेट असल में है क्या? वेल, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये कोई छोटी मोटी गली नहीं है, ये एक सुपर डुपर हाईवे है जो दुनिया के हर कंप्यूटर, फोन और डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सच में ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो 1983 में ही बन गया था और इंडिया में इंटरनेट आया 1995 में। जरा सोचिए, 1995 में जब ये शुरू हुआ था और आज हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो इससे ना जुड़ा हो। शॉपिंग से लेकर पढ़ाई तक कितना बड़ा बदलाव है ना? तो ये सब काम कैसे करता है? एक बहुत ही सिंपल मॉडल पर, जिसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर। इसको ऐसे समझो जैसे आप एक रेस्टोरेंट में हो। आप यानी यूजर एक क्लाइंट हो जो मेन्यू देखकर कुछ ऑर्डर करता है। आपका ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट एक पावरफुल कंप्यूटर सर्वर के पास जाता है जहां सारी डिशेस मतलब सारी जानकारी रखी होती है, और वो सर्वर आपकी मांगी हुई जानकारी आप तक पहुंचा देता है। सिंपल। तो हमने ये तो समझ लिया कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन ये बड़ा नेटवर्क असल में छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना है। तो लेवल 2 में हम इन्हीं डिजिटल मोहल्लों को देखेंगे, जो आपके हेडफोन जितने छोटे भी हो सकते हैं और पूरी दुनिया जितने बड़े भी। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क मेनली 4 तरह के होते हैं: पैन, लैन, मैन और वैन। ये सब साइज और रेंज में अलग अलग होते हैं, जैसे एक छोटा सा कमरा हो, एक पूरा शहर हो, या फिर पूरी दुनिया। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा वाला पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बस 10 मीटर के एरिया को कवर करता है। जब आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ हेडफोन या स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करते हैं ना, तो असल में आप अपना खुद का एक छोटा सा पर्सनल नेटवर्क बना रहे होते हैं। पैन से थोड़ा बड़ा होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक पूरी बिल्डिंग जैसे आपका घर, स्कूल या ऑफिस को कवर करता है। आपके घर का जो वाईफाई नेटवर्क है जिससे आपके सारे डिवाइस जुड़े होते हैं, वो लैन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और एक बड़े एरिया पर आते हैं, MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कई सारे छोटे छोटे लैन नेटवर्कों को मिलाकर बनता है और एक पूरे शहर या टाउन को कवर कर सकता है।
आपके शहर का केबल टीवी नेटवर्क इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आखिर में इन सब का बॉस वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे देश या एक कॉन्टिनेंट को ही कवर कर ले। और जैसा कि हमने लेवल 1 में सीखा था, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस वैन कोई और नहीं बल्कि खुद इंटरनेट ही है। ठीक है, तो लेवल 3 में आपका स्वागत है। अब हमारे पास ये सारे नेटवर्क तो हैं, लेकिन हम इनमें एंट्री कैसे करते हैं? हमें एक दरवाज़ा या खिड़की तो चाहिए है ना? इस लेवल में हम उन्हीं मैजिकल टूल्स के बारे में जानेंगे जो हमें इंटरनेट के इस विशाल समंदर तक पहुंचाते हैं। इस खिड़की का नाम है वेब ब्राउज़र और आप इसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये एक जादुई टूल की तरह है। आप इसे बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और ये पूरी दुनिया में खोजकर उस जानकारी को आपकी स्क्रीन पर ले आता है। ये नाम और लोगो तो पक्का जाने पहचाने लग रहे होंगे। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब वो पावरफुल ब्राउज़र हैं जिनका इस्तेमाल आप हर दिन इस डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ब्राउज़र और सर्च इंजन में फ़र्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, ब्राउज़र जैसे क्रोम वो कार है जो आपको इंटरनेट की विशाल लाइब्रेरी तक ले जाती है, और सर्च इंजन जैसे गूगल उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन है जो आपकी पसंद की किताब ढूंढने में आपकी मदद करता है। कार आपको लाइब्रेरी तक पहुंचाती है और लाइब्रेरियन आपको जानकारी तक। क्लियर है? और ये हैं हमारे भरोसेमंद लाइब्रेरियन गूगल, बिंग, याहू। आप इन्हें बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और ये आपको उससे जुड़ी किताबों यानी वेबसाइटों की एक पूरी लिस्ट लाकर दे देते हैं। अब हम हैं लेवल 4 में और यहाँ चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। देखो, इंटरनेट एक कमाल की जगह है, नॉलेज और एंटरटेनमेंट से भरी हुई, लेकिन ये एक वाइल्ड वेस्ट की तरह भी हो सकता है जहाँ खतरे छिपे होते हैं। तो चलो सीखते हैं कि इस एक्साइटिंग दुनिया में एक स्मार्ट और सेफ काउबॉय कैसे बने। ऑनलाइन दुनिया में कई तरह के खतरे हैं, जैसे मैलवेयर जो आपकी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, फिशिंग जो आपको धोखा देकर आपकी पर्सनल जानकारी चुराने की कोशिश करता है, और सोशल इंजीनियरिंग जहां कोई आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मैनिपुलेट करके आपके पासवर्ड्स या दूसरी सीक्रेट जानकारी निकलवा लेता है। इन सब से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेफ्टी की पहली दीवार है एक मजबूत पासवर्ड, और सबसे ज़रूरी नियम, हर वेबसाइट के लिए एक अलग पासवर्ड। एक ही चाबी से अपने घर, कार और ऑफिस का ताला तो कभी नहीं खोलेंगे, है ना? तो फिर ऑनलाइन दुनिया में ऐसा क्यों करें? इसको ऐसे समझो, HTTP एक पोस्ट कार्ड की तरह है जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन HTTPS एक सीलबंद लिफाफे की तरह है जिसे सिर्फ आप और सही इंसान ही खोल सकता है। किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल जानकारी देने से पहले हमेशा उस S और उस छोटे से ताले के निशान को जरूर देखें। यह आपकी ऑनलाइन सेफ्टी की गारंटी है। सेफ रहना सीखने के बाद अब हम इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है सीखने की ताकत। लेवल 5 में हम कुछ ऐसे जबरदस्त एजुकेशनल रिसोर्सेज को देखेंगे जो सरकार ने खास तौर पर हम सब के लिए बनाए हैं। सबसे पहले है दीक्षा पोर्टल यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 2017 में लॉन्च हुआ ये पोर्टल क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल मटेरियल से भरा पड़ा है। ये ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आपकी उंगलियों पर मौजूद है। अगला है स्वयं पोर्टल। इसका एक ही मकसद है, देश के हर स्टूडेंट तक, चाहे वो कहीं भी हो, सबसे अच्छी एजुकेशन पहुंचाना। ये पहुंच समानता और गुणवत्ता यानी एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के सिद्धांतों पर काम करता है ताकि हर किसी को सीखने का मौका मिल सके। और अब हम अपने आखिरी और सबसे रोमांचक लेवल पर पहुंच गए हैं। अब तक हम इंटरनेट पर दूसरों की बनाई चीजें देखते आए हैं, अब आपकी बारी है। इस लेवल में हम सीखेंगे कि आप सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक क्रिएटर कैसे बन सकते हैं और अपना खुद का वेब पेज कैसे बना सकते हैं। ये स्लाइड वेब डिजाइनिंग का दिल है। बाईं ओर आप जो देख रहे हैं वो है HTML। ये वेब की भाषा है, जैसे हमारी हिंदी या इंग्लिश होती है। और दाईं ओर आप देखते हैं कि ब्राउज़र उस कोड को कैसे एक असली वेब पेज में बदल देता है। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन वेब पर हर चीज़ इसी बेसिक प्रिंसिपल पर बनी है। कोड की कुछ लाइनें एक पूरी दुनिया बना सकती हैं। तो हमने इंटरनेट की नींव से लेकर अपनी खुद की एक छोटी सी वेबसाइट बनाने तक का सफ़र तय कर लिया है। आपने बिल्डिंग ब्लॉक सीख लिए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बना सकते हो, बल्कि ये है कि आप क्या बनाना चाहेंगे। एक ब्लॉग, एक गेम, एक ऑनलाइन स्टोर, ये डिजिटल दुनिया अब आपके हाथों में है। आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं। कभी सोचा है
आपका फ़ोन आपका चेहरा कैसे पहचान लेता है? या गूगल मैप्स को कैसे पता चलता है कि आपको ट्रैफिक से बचाकर सबसे छोटा रास्ता दिखाना है? इन सब के पीछे का जो मैजिक है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और आज हम एआई की इसी दुनिया में और भी गहराई से उतरेंगे और इसकी 3 मेन कैटेगरीज को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एआई आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद इसके 3 मेन टाइप्स पर बात करेंगे, और आखिर में वो ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला? बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकती है, अपनी गलतियों से सीख सकती है और खुद के फैसले ले सकती है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया का बेस है। ओके, तो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है? बेसिकली एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मशीनों में इंसानों जैसी समझ और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली पैदा की जाती है। मतलब ये कंप्यूटर को इतनी पावर देती है कि वो अपने आसपास के माहौल को समझे और मिले हुए इंस्ट्रक्शंस के बेस पर ठीक हमारी तरह फैसले ले सके। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एआई क्या है, तो अगला ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, भाई ये काम कैसे करता है? इसकी जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एआई के काम करने का तरीका एक साइकिल की तरह है, एक ऐसा लूप जो लगातार चलता रहता है, सीखता रहता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। ये प्रोसेस डेटा इकट्ठा करने से शुरू होता है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स देने तक चलता ही रहता है। इस साइकिल के 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, सूचना संग्रहण, मतलब एआई को टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा खिलाया जाता है। फिर मॉडल का निर्धारण, यानी ये डिसाइड करना कि इस डेटा के साथ करना क्या है। इसके बाद उस मॉडल को ट्रेनिंग दी जाती है, उसे असली दुनिया मतलब रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में टेस्ट किया जाता है और फिर जाकर हमें परिणाम मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस के हार्ट में, मतलब एकदम सेंटर में, होता है एक न्यूरल नेटवर्क। अब ये क्या है? अरे सिंपल टर्म्स में ये हमारे दिमाग की नकल करने की कोशिश करता है। ये नेटवर्क लाखों करोड़ों फोटोज, साउंड्स या टेक्स्ट जैसे डेटा को प्रोसेस करता है, और इसी की मदद से एआई वो मुश्किल काम भी मिनटों में कर देता है, जिन्हें करने में शायद एक इंसान को सालों लग जाएं। ऑलराइट, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के मेन टॉपिक पर और समझते हैं कि एआई को किन 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। ये हैं नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे कॉमन टाइप की, जिसे हम नैरो एआई या वीक एआई के नाम से जानते हैं। देखो, नैरो एआई ना एक स्पेशलिस्ट की तरह है, मतलब उसे बस एक ही काम आता है, पर वो उस काम में चैंपियन होता है। इसका दायरा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो काम इसे दिया गया है उसे ये बेजोड़ तरीके से करता है। और मजे की बात पता है क्या है? हम सब, लिटरली हम सब इसे रोज यूज करते हैं। आपका सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब नैरो एआई के ही तो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेट जैसे चैटबॉट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो बातचीत या ट्रांसलेशन जैसे अपने खास काम में माहिर हैं। ओके, लेवल 1 क्लियर। अब लेवल 2 पर चलते हैं, और ये है जनरल एआई। ये नैरो एआई से काफ़ी अलग है। जहां नैरो एआई स्पेशलिस्ट था, जनरल एआई एक ऐसी मशीन का आइडिया है जो किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को, मतलब किसी भी दिमागी काम को इंसानों की तरह समझ सकती है, सीख सकती है और कर सकती है। ये मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉल्व कर सकती है जैसे हम और आप करते हैं। अब टू बी क्लियर, हम अभी तक इसे पूरी तरह बना नहीं पाए हैं, पर इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो इसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है वो है ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया। सोफिया को जनरल एआई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। एंड नाउ द फाइनल बॉस, तीसरा प्रकार, सुपर एआई। और ये अभी तक साइंस फिक्शन की तरह लगता है। तो सुपर एआई क्या है? सीधी सी भाषा में एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानी दिमाग से, मतलब हर एक चीज में बियॉन्ड है। अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज की वजह से ये हर काम को इंसानों से लाख गुना बेहतर कर सकेगी। तो सोचो जरा, ऐसी पावर का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन की वो प्रॉब्लम्स जो हम आज सॉल्व नहीं कर पा रहे, या साइंस के वो सीक्रेट्स जो हमारी समझ से बाहर हैं। सुपर एआई के लिए ये सब मे बी बच्चों का खेल हो सकता है।
ओके, तो एक क्विक रिकैप हो जाए। देखो, नैरो एआई है स्पेशलिस्ट, जैसे सिरी। जनरल एआई है इंसान जैसा सोफिया बनने की कोशिश कर रही है। और सुपर एआई, वो तो फ्यूचर है, जो हम सबसे स्मार्ट होगा। ऑलराइट, तो इस सब से हमें क्या याद रखना है? लेट्स गो ओवर द की टेकअवेज। पॉइंट नंबर 1, एआई के 3 टाइप्स हैं, नैरो, जनरल और सुपर, सिंपल। पॉइंट 2, नैरो एआई एक स्पेसिफिक काम के लिए है, मतलब ये एक एक्सपर्ट है। पॉइंट 3, जनरल एआई इंसानों की तरह सोचता और समझता है। एंड फाइनली पॉइंट 4, सुपर एआई, वो अभी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत बहुत आगे होगा। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एआई कोई साई-फाई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है जो 50 साल बाद आएगा। नहीं, ये ऑलरेडी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमारे फोन में, हमारे ऐप्स में, हर जगह, उन सभी टूल्स में जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब आप ये सब जानते हैं, जरा सोचिए, एआई आपकी दुनिया को, आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है या फिर करने वाला है? Subscribe the channel for computer classes.